Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। रेहान आकृति को लेकर फार्म हाउस लेकर आया। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, पर इस विला में हर चीज मैनेज की हुई थी। वहाँ 2 नौकर थे, एक सफाई के लिए और एक कुक वहीं उस फार्म हाउस को संभालने का भी काम करते थे। रेहान की कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी और फिर रेहान आकृति को अपनी गोद में लिए हुए फार्म हाउस के अंदर ले गया। आकृति के सिर पर बैंडेज अभी भी बंधी हुई थी और गोलियों के असर की वजह से वो अब भी बेहोश थी। अंदर आकर वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाकर उसने आकृति को बेड पर लेटा दिया, फिर को शावर लेने चला गया। कुछ ही देर में वो शावर लेकर बाहर आता है। रेहान आकर अपनी प्यारी वाइफ आकृति को देखता है, जो नींद में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रेहान की तो आंखें ही नहीं हट रही थी, भले ही उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, पर फिर भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। रेहान आकृति के करीब गया और उसके फोर्ट पर किस किया, फिर कमरे से बाहर चला गया। रेहान नीचे आया और एक मेड को कॉफ़ी अपने स्टडी रूम में लाने को कहा और वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। रेहान आकृति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि सारा काम निपटा ले, जिससे कि को फ्री माइंड होकर आकृति के साथ वक्त बिता सके। रात के 2 बजे आकृति की नींद खुली और वो उठ गई। उठने के बाद वो बेड पर बैठ गई। उसकी नींद बीच रात में खुली थी और जैसे ही उसने अपने आसपास का बदला माहौल देखा, वो शॉक हो गई। आकृति को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसे अब डर लग रहा था, ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आई? रेहान कहाँ है? फिर उसने अपने सिर पर हाथ लगाया और ये पट्टी में कहाँ हूँ? आकृति वहां से खड़ी हुई और बाहर की ओर जाने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया था क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। वो कमरे के बाहर आई और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसे एक कमरे के अंदर से कीबोर्ड की आवाज आई, जैसे कोई लैपटॉप चला रहा हो। आकृति ने हल्के से अंदर झांका तो उसने रेहान को देखा, जो अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। आकृति ने रेहान को देखकर एक राहत की सांस ली, फिर वो अंदर चली आई। अंदर आकर वो रेहान के गोद में बैठ गई। रेहान जो अब तक काम कर रहा था, उसने अपने गोद में आकृति को देख शॉक हो गया। आकृति ने रेहान के सीने से अपना सिर लगा लिया। उसे हमेशा रेहान के पास आकर एक अलग सा सुकून मिलता था। रेहान ने उसे इतने सुकून में देख उसे भी काफ़ी खुशी हुई और उसने आकृति को ऐसे ही रहने दिया। ना जाने कब आकृति को नींद लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही रेहान ने देखा कि उसका सिर बार बार नीचे झुक रहा था, पर फिर भी वो रेहान से दूर नहीं हो रही थी। रेहान ने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और आकृति को अपनी गोद में लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में ले जाकर उसने आकृति को बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेट गया। कुछ देर आकृति को ऐसे ही देख उसको भी नींद लग गई। सुबह का समय। रेहान रात को लेट तक काम करता रहा, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली और आकृति का रात को बहुत सिर दुख रहा था, इसलिए वो भी नहीं उठी। सिंघानिया मेंशन में सांची इधर से उधर दौड़ रही थी और उसके पीछे 8 से 10 सर्वेंट दौड़ रही थी। वो सर्वेंट सांची को नाश्ता करवाना चाहती थी, पर सांची वो तो जमकर उन मैस को अपने पीछे दौड़ा रही थी। आदित्य ने जब ये शोर सुना तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये रोज का ही था। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आया और डाइनिंग एरिया में बैठ गया। उसने सांची से कहा, आपने रात को कहा था ना कि आपको अपनी मॉम से मिलना है, तो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आइए, नाश्ता कीजिए, फिर हम आपकी मम्मा से मिलने जाएंगे। सांची जो कब से मैस को अपने पीछे दौड़ा रही थी, वह अचानक रुक गई और वह आदित्य के और बड़ी और कहा, सच्ची डेड, क्या आप आज मुझे मोम से मिलाओगे? सांची की बात सुन आदित्य ने अपना सिर हम हिलाया और उसका ध्यान नाश्ते की ओर किया। साथी ने जब आदित्य का इशारा देखा तो फटाफट अपना नाश्ता खत्म करने लगी। सभी मैच उसे देख हैरान थी, क्योंकि वह कभी भी इतनी जल्दी किसी की बात सुन नाश्ता नहीं करती थी। थोड़ी ही टाइम बाद नाश्ता खत्म हो गया और सांची ने अपने डेड से कहा, डेड बस 2 मिनट रुको, मैं अभी गई और अभी आई।
आदित्य उसकी ऐसी हड़बड़ी देख बस मुस्कुरा दिया। तभी आदित्य की फोन पर एक कॉल आया। आदित्य जैसे ही कॉपी किया दूसरी ओर की बात सुन उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, इतना बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने एक मेड से कहा, जानकी जी मुझे अभी ऑफिस से कॉल आया है, मुझे अर्जेंट वहाँ जाना होगा। तो सांची जैसे नीचे आएगी उसे प्लीज़ आप समझा देना कि डेड को थोड़ा सा अर्जेंट काम आया था इसलिए जाना पड़ा, पर लंच टाइम में आऊँगा और उसे ले जाऊँगा। कुछ नहीं कहा और अपना सर हाँ में हिला दिया। आदित्य वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रेहान का विला। रेहान और आकृति की नींद दोपहर के 12 बजे खुली। जब रेहान की नींद खुली तो उसने देखा कि आकृति उसे हग कर सोई हुई है और वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। रेहान ने उसके फोरहेड पर किस किया और जैसे ही उठने को हुआ उसका पैर ब्लैंकेट में अड़ा और वो आकृति के ऊपर गिर गया। उसके गिरने से आकृति की नींद खुल गई। रेहान क्या कर रहे हो, मुझे लग गई ना, आकृति ने अधखुली आंखों से कहा और बेड पर उठकर बैठ गई। सॉरी बेबी, वो मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना जान। आकृति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चारों ओर देखने लगी, क्योंकि उस फार्म हाउस में हर तरफ प्लांट थे जो फार्म हाउस की रौनक बढ़ा रहे थे। आकृति धीरे से उठी और बालकनी में गई। वहाँ का माहौल बहुत आकर्षक और सुंदर था। तभी रेहान भी आया और पीछे से आकर आकृति को अपने बाहों में ले लिया। आकृति ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो भी इस लम्हे को जीना चाहती थी। वो सुबह भी कमाल की होती है, जहाँ हमें चाहने वाला हमें अपनी बाहों में समेट ले, पर अभी हमारा ऐसा नसीब कहा शायद हम सिंगल ही रहेंगे। चलिए कहानी पर आते हैं। रेहान ने आकृति के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और फिर अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर एक तरह से रेहान ने उससे पीछे से अपनी बाहों में ही भरा था। कुछ देर ऐसे ही बाहों में रहने के बाद आकृति को अपने सिर में दर्द होने लगा। अभी भी उसकी तबीयत उतनी भी अच्छी नहीं थी। आकृति ने अपना सिर को हाथ लगाया। क्या हुआ बेबी, रेहान के इतना पूछते ही आकृति ने धीरे से कहा, वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आकृति की बात सुन रेहान ने उसे अपनी ओर किया और उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटा दिया। फिर उसने आकृति की पट्टी खोली और चेक करने लगा। रेहान एक न्यूरोसर्जन था, इस वजह से उसे पता था कि क्या करना है। रेहान ने चेक किया, फिर आकृति को वापस पट्टी बांध दी। फिर उसने उसे कहा, बेबी अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है इसलिए अभी थोड़ा दर्द होगा, मैं तुम्हें पेनकिलर दे दूंगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। आकृति ने उसकी बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सिंघानिया मेंशन में सांची लिविंग रूम में बैठी थी। वो पूरी तरह से रेडी थी अपनी मोम से मिलने के लिए, क्योंकि मेड ने उसे बताया था कि उसके पापा को कुछ जरूरी काम आने की वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। वही आदित्य सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठा था। उसका असिस्टेंट विनय ने डोर नॉक किया। कम इन, आदित्य ने अपने कोल्डोरा में कहा। विनय अंदर आया और उसने अपने बॉस को ग्रिट किया। बॉस, वो मिस्टर शर्मा ने डील के लिए हाँ कह दिया है और वो हमें ही डील देंगे। हाँ, मुझे पता था कि यही होगा, उन्हें कहना कि हम उन्हें अमेरिका वाले बिजनेस में फुल सपोर्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में मैं इंडिया में भी नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाऊंगा। आदित्य की इस बात पर विनय ने कहा, बॉस वो। आदित्य ने कहा, पर क्या? वो यहाँ पर एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके रहते हमें डील करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि पूरे भारत में उनकी बहुत सारी कंपनी, होटल और रेस्टोरेंट है। वहाँ के सीईओ ने अपना कब्जा लगभग पूरे भारत पर किया है। विनय की बात सुन आदित्य ने गुस्से में कहा, मिस्टर विनय कटियार, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ न कि कोई और, तो मेरे ख्याल अपने ही बॉस के सामने किसी और की तारीफ करना शायद तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जॉब को हो सकता है। आदित्य की बात सुन विनय की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। उसने मक्खन लगाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बॉस, मुझे अपनी जॉब नहीं खोनी। इतनी अच्छे बॉस होकर मैं क्यों किसी और की तारीफ करो? आप तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के किंग हो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब मत निकालिए। और वैसे भी आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना बिजनेस कर ही लेते हैं। जैसे आपने अपना बिजनेस किया और इतने सक्सेसफुल हुए, वैसे ही कोई बड़ी बात
नहीं है यहाँ पर, सभी बिजनेसमैन को पीछे छोड़ देंगे। विनय की चिकनी चुपड़ी बातें सुन आदित्य को अब गुस्सा आने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे मक्खन लगाए, इसलिए उसने अपने कॉल डोरा में कहा, जस्ट गेट लॉस्ट। आदित्य की बात सुन विनय का तो जैसे मुंह ही लटक गया। उसने बस हमें गर्दन हिलाई और केबिन से बाहर चला गया। वही केबिन के अंदर आदित्य को ध्यान आया कि उसे सांची को उसकी मॉम से भी मिलाने जाना है, पर तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। फोन उसके एक खबरी का था। आदित्य ने जब कॉल किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बॉस, बात यह है वह कल रात ही उन्हें कोई यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गया। हमने पता करने की कोशिश की पर हमें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उनकी ज़्यादातर चीज़ें सीक्रेट ही रखी गई है। शायद जो उन्हें यहाँ से लेकर गए हैं वो कोई बड़े आदमी है, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे पर हमें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं मिला। आदित्य ने गुस्से में फ़ोन को दीवार से दे मारा और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। चिल्लाते हुए कहा, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी अक्षरा को मुझसे दूर करने की। मैं उस इंसान को अब जीने नहीं दे सकता जिसने भी मेरी अक्षरा को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। वो जो कोई भी है, पर वह ज़्यादा दिन तक मुझसे छुप नहीं सकता। मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा और मेरी अच्छा को अपने पास लेकर ही आऊँगा। आखिर उसी की वजह से तो मैं इंडिया आया हूँ। फार्म हाउस में आकृति थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी तरफ से बेटर फील हो रहा था, इसलिए वह अपने बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम में फ्रेश होकर वह रूम से बाहर आई। उसने देखा कि रेहान लिविंग रूम के सोफे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है। आकृति ने आज काफ़ी कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। उसमें तो बस एक नॉर्मल सा ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर का जो पहना था। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था। वह नीचे आई और रेहान के पास बैठ गई। आकृति को देखा तो उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और आशिका के बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गालों को हल्के से छुआ और बड़े प्यार से कहा, बेबी कैसा फील हो रहा है, सिर में दर्द तो नहीं है ना? आकृति ने अपनी गर्दन ना मिला दे, फिर उसने कहा, क्या तुम्हें कॉफ़ी पीना है? आकृति की बात सुन रेहान ने कहा, हाँ मुझे कॉफ़ी तो पीना है, पर मैं बना लाता हूँ। आकृति हल्के से मुस्कुराई और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुणाल उठा और किचन की ओर बढ़ गया। उसने आकृति और खुद के लिए कॉफ़ी बनाई और हॉल में आकर कॉफ़ी का एक मग आकृति की ओर बढ़ाया। आकृति हल्के से मुस्कुराई और कॉफ़ी का मग लेकर पीने लगी। तभी जैसे उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसकी बात सुन रेहान को याद आया तो उसने कहा, वो एक्सीडेंट में तुम्हारा फ़ोन टूट गया था, तो जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला दूंगा। तब तक तुम ये लो अपना फ़ोन। आकृति की ओर बढ़ाया। आकृति ने फ़ोन लिया और सबसे पहले अहाना को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसने रेहान से कहा, रेहान वो अहाना, उसका कॉल आया था कल रात को। उसने कहा था को वो किसी परेशानी में है और अब मैं कॉल कर रही हूँ तो फ़ोन लग नहीं रहा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकृति को घबराते देख रेहान ने कहा, डोंट वरी, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। उसकी बात पर आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में मिलाई और कहा, समीरा पहुँच गई ना? उसकी बात सुन रेहान ने कहा, उसका मुझे रात में ही कॉल आ गया था, वो पहुँच गई है। अभी वहाँ रात होगी तो उसे जैसे ही टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल कर लेगी। आकृति उसकी बात सुन रिलैक्स हुई और कॉफ़ी पीने लगी। वही होटल रूम के एक कमरे में एक लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। तभी उस लड़की की आंख खुली। उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। उसने जब अपना सिर उठाकर उस लड़के का चेहरा देखा तो वो शॉक हो गई और उसने खुद से कहा, व्हाट द हेल विराट, वो यहाँ कैसे? ओह गॉड, अब क्या करूं? मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। फिर उसने कुछ सोचा कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक, रात को जब अहाना एक पब में बैठी थी तभी वहां पर 4 से 5 लड़के आकर उसके पास बैठ गए और उससे जबरदस्ती फ्लर्ट करने लगा। अहाना ने उन सभी को इग्नोर किया और वो वहां से वॉशरूम और गई, पर उन लड़कों ने अहाना का पीछा नहीं छोड़ा। उसमें से एक लड़का बोला, सुन, पार्किंग से गाड़ी निकाल, हम इसे लेकर आते हैं। उसकी बात अहाना ने सुन ली थी और अब उसे बहुत डर लगने लगा था। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और आकृति को कॉल कर दिया। आकृति को कॉल करके उसने काफ़ी
वेट किया पर आकृति नहीं आई। फिर जब उसने वापस कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसे अब बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी लिस्ट चेक की पर उसे कोई ऐसा पार्सन नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नज़र विराट नाम पर पड़ी। उसने बगैर कुछ सोचे समझे विराट को कॉल कर लिया। विराट अभी भी बाहर ही था तभी उसका फ़ोन रिंग किया और उसने जब किसका कॉल आ रहा है ये चेक किया तो उसे काफ़ी शॉक लगा, जिस वजह से कुछ सेकंड तो ब्लैंक हो गया। पर कुछ टाइम बाद उसने कॉल पिक किया। विराट ने कहा, हेलो। अहाना की उधर से घबराई हुई आवाज़ आई। हेलो विराट, मैं अहाना हूँ। मैं यहाँ फीनिक्स पब में फंस गई हूँ। कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ सेव मी। अहाना ने कहा और कॉल कट कर दिया। वहीं विराट ने जल्दी से अपनी कार फीनिक्स पब की ओर घुमा दी। वो लड़के अभी भी वॉशरूम का डोर खटखटा रहे थे और फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अहाना को पकड़ कर ले जाने लगे। उसमें से एक लड़के ने कहा, भाई अगर ये ऐसे ही चिल्लाते रही तो लोग को शक हो जाएगा। उसकी बात सुन जिस लड़के ने अहाना का हाथ पकड़ा हुआ था उसने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकला और अहाना को लगा दिया। फिर उस लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये कहीं नहीं जाएगी बल्कि अब ये खुद हमारे पास आएगी। कुछ ही देर में नशे का असर होने लगा और अहाना नशे में थी पर फिर भी खुद को कंट्रोल कर वो उनसे दूर जाने लगी। प्रेजेंट में उसके बाद क्या हुआ ये अहाना को याद नहीं, ये तो हम बस विराट ही बता सकते हैं। अब आगे। अहाना ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओ गॉड, कहाँ फंस गई। ये उठे उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। अहाना ने जल्दी से बेड से खड़े होकर अपने बैग समेटे। उसको बहुत दर्द हो रहा था पर उसने हिम्मत की क्योंकि वो विराट को फेस नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो उस विला के बाहर थी। वो जल्द से जल्द घर गई और वहाँ से अपना सारा सामान पैक करके दिल्ली के लिए निकल गई। वैसे तो उसे 1 वीक बाद ज्वाइन करना था पर उसने आज ही जाने के फैसला किया। कुछ घंटे बाद विराट की आंख खुली क्योंकि कोई उसको बार बार कॉल कर रहा था। ये उसके असिस्टेंट का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो सर, आपको जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि वहाँ आपको एक केस लड़ना है जो कि परसों है। ठीक है। इतना कहकर विराट फ़ोन कट कर देता है। वो बेड से टेक लगाकर बैठा था तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर जाती है जहाँ पर जगह जगह काफ़ी सारे काटने के निशान थे, जिसे देख विराट के फेस पर ना ब्याह करने वाली खुशी थी। जब उसने अपने साइड देखा तो पाया कोई नहीं था। उसे एक धक्का लगा। फिर विराट खड़ा हुआ और वॉशरूम का डोर नॉक किया पर नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। अब विराट को गुस्सा आ रहा था। डैम इट, ये गई कहा। विराट ने अपना फ़ोन निकाल और अपने एक खबरी को कॉल किया और कहा, एक लड़की है, उसका नाम है अहाना सिंह, उसका फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, पता करो कि वो कहाँ है। इतना कहकर विराट फ़ोन रख देता है और खुद से ही कहता है, स्कूल से तुम्हें चाहता था अहाना पर कभी कह नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती टूटे। फिर आकृति और रेहान अलग हुए और हम भी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं पर हाँ ये सच है कि अब तुम चाहो या ना चाहो पर अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था। फ्लैशबैक। रात को जब अहाना ने विराट को कॉल किया तो वो जल्दी से अहाना ने बताए गए फीनिक्स पब में गया। वो बाहर ही था कि उसने देखा कुछ लड़के छुपते छुपाते एक लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। वो पहचान सकता था कि को अहाना है। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा दिया। बॉडीगार्ड ने उन लड़कों से अहाना को दूर किया। विराट ने अहाना को अपनी बाहों में उठाया और अपने बॉडीगार्ड को उन लड़कों को पीटकर वहीं छोड़ने का ऑर्डर दिया। फिर को अहाना को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया और कार चालू की। अहाना अब भी नशे में बेहोश थी। विराट उसे उसके घर भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अहाना को अपने घर ले जाने का सोचा और वो अहाना को अपने विला ले आया। विराट के मोम एंड डैड अमेरिका में रहते थे। उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था जिसका अकेला वारिस विराट था, पर विराट लॉयर बनना चाहता था जिस वजह से वो इंडिया आया था। वो बचपन से ही इंडिया में रहता था, बस कभी कभी अमेरिका चले जाता था। ये बात सिर्फ रेहान को पता थी कि विराट कौन है।
विराट अहाना को अपने बेडरूम में ले गया। फिर उसने अहाना को बेड पर लेटाया। बेड पे लेटते ही अहाना को होश आ गया और वो उठकर अपने कपड़े निकलने लगी क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी। विराट उसकी हरकतों से काफी हद तक हैरान था, क्योंकि विराट जहाँ तक जानता था अहाना ऐसी लड़की नहीं थी। विराट अहाना के पास गया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हो रहा है तुम्हें अहाना? अहाना ने विराट की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कपड़े उतारने लगी और बार बार यही कह रही थी, गर्मी, गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है। विराट उसे रोकने के लिए उसके थोड़ा करीब आया, पर इस वजह से वो दोनों काफी नजदीक आ गए थे, इतने कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल रही थी। अहाना को विराट की ठंडी बॉडी से काफी राहत मिल रही थी, इसलिए वो विराट के करीब आकर उसके होठ पर किस करने लगी। उसकी इस हरकत पर विराट घबरा गया और उसे खुद से दूर कर दिया। हाँ, वो अहाना से प्यार करता था, पर वो अपनी लिमिट जानता था। अहाना को विराट का दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने रोना शुरू कर दिया। विराट ने जब देखा कि अहाना रो रही है तो वो उसके करीब आकर बैठ गया। अहाना के आंसू पोंछते हुए बोला, अहाना, अभी तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अहाना जो नशे में थी, उसे इन बातों से कहा फर्क पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से विराट का चेहरा पकड़ा और कहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। अहाना ने इतना कहकर विराट को किस करना शुरू कर दिया। लगभग कुछ मिनटों की किस के बाद अहाना ने विराट के शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिए। विराट बस अहाना की आंखों में देखा था, जहां पर उसे उसके लिए सिर्फ प्यार ही दिख रहा था। कितना तरसा था विराट अहाना के प्यार के लिए। उसका इस तरह विराट के पास आना कहीं ना कहीं विराट को खुशी दिला रहा था। विराट ने सोचा और अहाना का हाथ रोककर कहा, अहाना, जानता हूँ कि तुम होश में नहीं हो, बस एक बात समझ लो, अगर हमारे बीच इस रात कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फैसला तुम्हें करना है, वरना हमारे पास अभी भी टाइम है। अहाना भले ही नशे में थी, पर विराट की बात सुन एक पल को उसके हाथ विराट के शर्ट से दूर हो गए। फिर वो विराट के माथे को चूमकर बोली, मुझे आज के दिन का कभी भी अफसोस नहीं होगा। और फिर वो विराट के शर्ट के बटन खोलने लगी। वैसे तो अब तक शर्ट खुल जाने चाहिए थी, पर अहाना नशे में होने की वजह से वो खोल नहीं पा रही थी। ये देख विराट हल्का सा मुस्कुराया और वो खुद अपनी शर्ट के बटन खोल अहाना को किस करने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे और दोनों ही अपने प्यार में मग्न थे। रात के 3 बजे दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। फ्लैशबैक खत्म। प्रेजेंट में रेहान को ऑफिस में एजेंट काम आने की वजह से दोनों को ही जाना पड़ा। रेहान ने आकृति को अपने विला छोड़ा और सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं आकृति घर आई और फिर थोड़ी देर आराम करके उसने सोचा क्यों ना शॉपिंग पर जाए, इसलिए उसने रेहान को कॉल किया। रेहान इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था और ये मीटिंग अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर रही थी। तभी रेहान का फ़ोन वाइब्रेंट हुआ। रेहान ने जब कॉलर आईडी पर नाम देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, जिसे देख सभी मीटिंग मेंबर शॉक थे। पर राघव एक बात तो अच्छे से समझ गया कि जिस किसी का भी कॉल है वो सर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जान नाम देख के रेहान ने तुरंत कॉल उठाया और कहा, हेलो। जैसे ही रेहान ने कहा, आकृति की प्यारी आवाज आई, हेलो रेहान, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? रेहान ने सुना तो तुरंत ही कहा, नहीं बेबी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, खो क्या काम था? रेहान की बात सुन आकृति तो खुश हो गई, पर मीटिंग रूम में बैठा हर इंसान हैरान था, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिला तो शायद उनकी कंपनी को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता था। आकृति ने कहा, वो मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। रेहान ने जब सुना तो उसने कहा, पर क्यों, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ भी चाहिए तो बता दो, मैं मैग से बोल दूंगा। आकृति ने जब कुणाल की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं रेहान, मैं घर में बोर हो रही हूँ और तुमने ही तो मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी का बोल दिया है। अब मैं घर में बोर हो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगी। आखिरी वाली लाइन में रेहान ने आकृति का गुस्सा भाप लिया तो उसने कहा,
ओक बेबी तुम जाओ, पर अपने साथ किसी मैड को ले जाना, और हाँ 2 बॉडीगार्ड भी जाएंगे। इसके बाद में कुछ नहीं सुनूंगा, वरना तुम बाहर नहीं जा सकती। आकृति ने जब रेहान की बात सुनी तो वो समझ गई उसके है शब्द में धमकी लग रही है, इसलिए उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ओक फाइन मैं ले जा रही हूँ। रेहान ने जब सुना तो उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा, गुड गर्ल चलो बाय, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। आकृति ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और बाय बोल के तैयार होने चले गई। वहीं मीटिंग रूम में जैसे ही रेहान ने फोन रखा उसने सबकी बगैर देखे कहा, हाँ तो हम ऐसा क्या प्रेजेंट करें कि ये डील हमें मिले? एनी सजेशन? सभी लोग हैरान थे क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि रेहान वापस वही टॉपिक पर इतना जल्दी आ जाएगा। जब रेहान ने किसी को ना बोलते देखा तो अपनी नज़र ऊपर कर सबको देखने लगा और फिर सभी लोगों को रिलीज हुआ। मीटिंग वापस स्टार्ट हो गई। वहीं मॉल में आकृति एक मेड के साथ मॉल में कपड़े देख रही थी। उसने रेहान और मयंक के लिए कुछ कपड़े लिए, फिर वो और भी जगह देखने लगी। वहीं दूसरी ओर ऐसी मॉल के दूसरे कोने में सांची अपने पापा आदित्य के साथ आई थी शॉपिंग करने। आदित्य को एक एजेंट कॉल आ गया जिस वजह से वो कॉल अटेंड करने चला गया। उसी बात का फायदा उठाकर सांची वहां से भाग गई। वो अब मॉल में इधर उधर घूम रही थी। मॉल बहुत बड़ा था और हर सामान मिलता था। वहीं को एक डॉल पसंद आ गई जिसे लेने के लिए वो उस ओर बढ़ी। वहीं उसी मॉल में एक बाइक का शोरूम भी था। एक आदमी अपने कस्टमर को बाइक के बारे में बता रहा था। वो आदमी ने एक चक्कर लगाने का सोचा क्योंकि वहां उन्होंने इस तरह जगह बनाई थी कि अगर कोई गाड़ी चलाना भी चाहे तो वो आराम से चला सकता था। उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की, कुछ देर तो गाड़ी नॉर्मल चली, पर जब उस आदमी ने ब्रेक लगाने चाहे तो ब्रेक लग ही नहीं रहे थे। गाड़ी करीबन 600 की स्पीड से चल रही थी। चलाने वाला भी अब बहुत घबरा गया था और वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको साइड होने को कह रहा था। आदित्य जो फोन पर बात कर रहा था उसे लोगों के चिल्लाने को आवाज आई जिस वजह से उसने पीछे मुड़ा तो वो घबरा गया। वो मॉल के दूसरे कोना पर था और गाड़ी दूसरे। उसने देखा कि सांची किसी चीज को देख उस ओर जा रही है और उसका जरा भी ध्यान नहीं है को एक गाड़ी उसी की ओर आ रही है। आदित्य जोर जोर से चिल्लाकर सांची को बुला रहा था पर सांची को तो बस वो डोल ही दिख रही थी। आदित्य उस ओर भागा। वो गाड़ी सांची के करीब पहुंच गई थी। वो टक्कर मारती उससे पहले ही किसी ने सांची को अपनी ओर खींचा, पर इस तरह खींचने से दोनों नीचे गिर गए। गिरते वक्त उस लड़की ने सांची को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस मासूम सी बच्ची को चोट लगे, पर इस तरह गिरने से आकृति के सिर में चोट लग गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। आदित्य भी अब तक वहां पहुंच गया था और वो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई और जो गाड़ी चला रहा था उसे भी चोट आई थी, इसलिए उसे दवाखाने ले जाया गया। आदित्य जब आया तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी बेटी सांची को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा है और सांची भी उसके गले लगने से काफी सुकून महसूस कर रही है, जैसे हर बेटी को होता है अपनी मोम की बाहों में। आदित्य ने सांची को उठाया और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो शॉक हो गया। उसके मुंह से एकाएक निकला, अक्षरा। आकृति के सिर से खून निकल रहा था। ये देख मेड और बॉडीगार्ड आए और मेड ने आकृति से कहा, मैम आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कीजिएगा, मैं वॉशरूम गई थी। आकृति ने उसे शांत रहने को कहा। तभी 2 बॉडीगार्ड ने आकृति को घेरा और उसमें से एक ने कहा, मैम प्लीज आप घर चलिए, आपके सिर से खून निकल रहा है, अगर सर को पता लगा ना तो वो हमें जान से मार देंगे। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो जैसे ही जाने को मुड़ी तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके इस तरह से हाथ पकड़ने से आकृति उसकी ओर पलटी और उसे देखने लगी। आदित्य ने आकृति का हाथ नहीं छोड़ा। ये देख आकृति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसने एक जोरदार तमाचा आदित्य के गाल पर दे मारा, जिसे देख सांची सहम गई। सांची को रोना आ गया और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देख आकृति ने उसे प्यार से कहा, बेबी आप क्यों रो रही हो? सांची ने कहा, मोम आपने डैड को क्यों मारा? आकृति ने जब उसकी मुंह से मोम सुना तो वो शॉक हो गई और आदित्य को देखने लगी।
आदित्य ने वापस आकृति का हाथ पकड़ लिया और कहा, अक्षरा मैं कितने सालों से थे ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे और सांची को छोड़। आदित्य की बात सुन आकृति ने थोड़े गुस्से से कहा, हेलो मिस्टर, कौन है आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वैसे भी हम आपको नहीं जानते, हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आकृति की बात सुन आदित्य को शौक हुआ, उसने अब थोड़ा गुस्से से कहा, अक्षरा प्लीज मजाक बंद करो, तुम नहीं जानती पर तुम्हें मैंने हर जगह ढूंढा है और आज जब तुम मुझे मिली हो तो क्या बकवास किए जा रही हो। आकृति को अब गुस्सा आ रहा था, उसने गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर, मेरा नाम अक्षरा नहीं है, मेरा नाम आकृति है। इनफैक्ट मैं आज पहली बार मिल रही हूँ आपसे, मैंने इंसानियत के खातिर आपकी बेटी को बचाया है। आकृति की नज़र जब सांची पर जाती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि सांची बिल्कुल आकृति की तरह दिखती है। आकृति बचपन में सेम ऐसी ही दिखती थी। आदित्य जब देखता है कि आकृति सांची को देख रही है तो उसे खुशी होती है क्योंकि वो जानता है कि सांची बिल्कुल अक्षरा जैसी ही दिखती है। अक्षरा देखो हमारी बेटी सांची, इसे तो तुम जुटला नहीं सकती ना। आकृति को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विराट दिल्ली आ गया था और वो रिजॉर्ट में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चला गया था। विराट जब अपार्टमेंट पहुंचा तो उसे उसका दोस्त रवि मिल गया। रवि बैंक में जॉब करता था, वो ज़्यादा अमीर नहीं था। रवि ने कहा, और भाई कैसा रहा मुंबई से दिल्ली का सफ़र? रवि किन बात सुन विराट ने कहा, मत पूछ, ऊपर से ये गर्मी और दिल्ली का ट्रैफिक। रवि ने जब सुना तो हंसने लगा और बोला, भाई हम दिल्ली वालों को ये सब की आदत है, पर कोई ने तुझे कहा यहाँ साल भर रहना है? रवि की बात सुन विराट ने कुछ नहीं कहा और वो बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गया और आसमान देखने लगा। रवि ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चला गया। तभी विराट को पड़ोस वाली बालकनी से किसी के लड़ने को आवाज आई। उसने ठीक से आवाज नहीं सुनी पर उसे एक अलग सा एहसास हुआ जैसे वो अहाना के करीब हो। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने खबरी को कॉल किया। कॉल उठाते ही खबरी ने बात जारी की, हेलो बॉस, मैंने पता किया मेम के बारे में, उनकी कंपनी ने उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। वैसे उन्हें जाना तो एक हफ्ते बाद था पर को तो कल ही दिल्ली चली गई। मैं जल्द से जल्द उनका दिल्ली का एड्रेस निकलने की कोशिश करूँगा। उसकी बात सुन विराट ने बगैर कुछ बोले कॉल कट कर दिया। फिर विराट ने खुद से कहा, जितना भागना है भाग लो अहाना सिंह पर, जिस दिन तुम मिली उस दिन के बाद तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोल विराट बालकनी से उठकर अपने रूम में चला गया। तभी दूसरी बालकनी से एक लड़की बाहर आई। उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना था जो उसके घुटने से ऊपर था और उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। तभी पीछे से एक लड़का आया और बोला, अहाना लिसन प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो, तुम हर बार लड़ने के मूड में क्यों होती हो? जी हाँ दोस्तों, ये वही अहाना सिंह है जिसे विराट पगलों की तरह ढूंढ रहा है। और ये लड़का कौन है ये हम बाद में कहानी में पढ़ेंगे, वरना अभी बता दिया तो कहानी में मज़ा कैसे आएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आकृति अब भी घूर के आदित्य को देख रही थी। आदित्य को आकृति का ऐसा देखना काफ़ी अलग महसूस कर रहा था। आकृति बार बार कभी सांची को देखती कभी खुद को, पर वहाँ खड़े बॉडीगार्ड ने आदित्य से कहा, देखिए सर, ये आपकी अक्षरा नहीं, हमारी मेम आकृति है। और अगर उसने इतना ही कहा था कि उन दोनों बॉडीगार्ड को आदित्य के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और उनके ऊपर गन तान दी। ये देख आकृति डर गई। आदित्य ने कहा, अक्षरा घर चलो, घर चलकर बात करते हैं। आकृति पीछे होने लगी और बार बार अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। आकृति को ऐसा करता देख आदित्य को बहुत गुस्सा आया और उसने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। तभी आकृति का दूसरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब आदित्य ने देखा कि आकृति उसके खींचे जाने पर भी नहीं चल रही तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आकृति ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शौक हो गई और उसने कहा, तुम? आदित्य ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो वो शौक हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है।
रेहान ने जल्दी से आकृति को अपने करीब खींचा और आदित्य के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। वहीं आकृति, जो काफी टाइम से आदित्य की बकवास सुन रही थी, उसे अब थोड़ी हिम्मत मिली। उसने रेहान से कहा, रेहान, मैंने इसकी बच्ची की जान बचाई और ये मुझे ना जाने कब से अक्षरा बोल रहा है, बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। रेहान ने आकृति की पूरी बात सुनी, फिर आदित्य को घूरा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी। वो रुका, उसने आसपास देखा तो पाया यहाँ काफी लोग थे। फ्रंट को अक्षरा कहने की, ये अक्षरा नहीं आकृति है। आदित्य ने जब रेहान के मुंह से बहन सुना तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने कहा, देखिए मिस्टर आहूजा, मेरी अक्षरा है, समझे आप। रेहान ने जब सुना कि उसने क्या कहा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने आदित्य की कॉलर पकड़ के एक घुसा मार दिया। तभी आकृति उन दोनों के बीच में आई और रेहान को ना में गर्दन हिलाई और उसने आदित्य के पास खड़ी बच्ची को दिखाया। रेहान ने उस ओर देखा और एक ठंडी सांस छोड़ी और आकृति का हाथ थामे कहा, मेरी आकृति से दूर रहना, वरना अमेरिका जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। भले ही रेहान ने ये बात ठंडे लहजे में बोली थी, पर उसके हर वर्ड में धमकी साफ साफ महसूस हो रही थी, जिसे सुन एक पल के लिए आदित्य भी डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। रेहान ने जैसे ही बात खत्म की, उसने आशिका का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर चला गया। बाहर कार में आकर उसने आकृति को फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकृति को रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने चुपचाप सीट बेल्ट लगाया और बैठ गया। वहीं रेहान ने जब आकृति का गुस्से वाला चेहरा देखा तो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि गुस्सा तो उसे होना चाहिए था। रेहान ने कहा, अब तुम क्यों मुंह फुला कर बैठी हो। आकृति ने जैसे ही सुना उसका गुस्सा रेहान पर बरस पड़ा। तुम रेहान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अपनी वाइफ को कोई फ्रंट कहता है, वो भी उस टाइम जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। वैसे तो हर वक्त हस्बैंड वाइफ करते रहते हो और आज फ्रेंड। आकृति ने मुंह फेरा और कहा, फ्रेंड अब बताती हूँ। रेहान उसकी बात सुन शौक था, क्या ये वही नहीं थी जिसने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब ये लड़ क्यों रही है। पूरे रास्ते आकृति मुंह फुलाए रही और रेहान से बात नहीं की। जब कार रेहान के विला के पास रुकी तो आकृति जल्दी से कार से उतरी और अंदर की ओर चली गई। रेहान उसकी इस हरकत से शौक था और वो भी आकृति के पीछे पीछे चल पड़ा। आकृति जब अंदर आई तो सामने उसे मयंक दिखा और उसने आकृति से कहा, अरे अरे दी, कहाँ से आ रही हो इतना गुस्सा कर, और जीजू कहाँ है। तभी रेहान आए और कहा, मयंक मैं यहाँ पर हूँ, कुछ काम था तुझे। मयंक कुछ बोल पाता आकृति ने अपना बैग सोफे पर पटक दिया और अपने रूम की ओर जाकर अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज रेहान और मयंक दोनों को आई। मयंक ने कहा, क्या हुआ जीजू दी, इतने गुस्से में तो कभी नहीं रहती, कहीं आपको किसी के साथ देखकर जल भून तो नहीं गई ना। रेहान ने लाचारी से गर्दन ना में हिला दी और अपने मन में कहा, रेहान बेटा, आज तो लगता है बवंडर आएगा और आंधी तूफान भी, ये मुझे कमरे में सोने देगी भी या नहीं। वहीं मयंक रेहान की हालत देख मन ही मन ठहाके मार के हंस रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था रेहान की हालत पर। वहीं रेहान अभी भी सोच में डूबा हुआ था। मयंक रेहान के पास आया और कहा, जीजू एक तो दी को गुस्सा आता नहीं और अगर आ जाए तो वो जल्दी मानती नहीं, क्या कर दिया आपने ऐसा। रेहान ने मयंक को घूरा और कहा, तुम्हें अब पढ़ाई नहीं करनी, चुपचाप अपने रूम में जाओ। रेहान की बात सुन मयंक ने अपने दांत दिखाकर रूम में चला गया। उसके जाते ही रेहान अपने रूम की ओर बढ़ा और उसने दरवाजा नोक किया, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि अंदर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आकृति बेबी प्लीज दरवाजा खोलो ना। रेहान की बात सुन आकृति ने गुस्से से कहा, रेहान ज्यादा बेबी बेबी मत करो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो मेरे कमरे में क्यों आ रहे हो, दफा हो जाओ समझे। आकृति का गुस्सा देख रेहान को अब समझने में देर नहीं लगी कि आकृति गुस्सा है। उसने अपने मन में कहा, क्योंकि मैंने उस सब के सामने फ्रंट कहा, इसका मतलब वो अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है।
रेहान दौड़कर स्टडी रूम में गया और मास्टर की लेकर आया और डोर ओपन कर दिया। उसने बहुत धीरे से डोर ओपन किया। उसने देखा कि आकृति बेड पर उल्टी लेटी है और कुशन उसने अपने पीछे के सिर से दोनों कानों को बंद कर रखा है जिससे उसे रेहान की आवाज न आए। आकृति कुछ बोल रही थी। जब रेहान उसकी ओर बढ़ा तो उसने पाया आकृति खुद से ही बोल रही थी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे दूसरे के सामने दोस्त बोले, वैसे भी अब ने उससे प्यार नहीं करती ना, और मैंने ही कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अब मुझे उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर क्यों। आकृति की बात सुन रेहान मन ही मन हंसा और फिर वो उसके ऊपर लेट गया। आकृति को अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। तभी उसे रेहान की आवाज आई। रेहान ने उसे पीछे से ही कस के गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, जान, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया बेबी। आकृति ने मन में कहा, अरे इसने अब सुन लिया क्या, अब क्या करूं। जैसे ही रेहान ने आकृति को कुछ सोचते देखा तो वो समझ गया कि आकृति क्या सोच रही है। रेहान ने उसके बाल एक किनारे किए और उसकी गर्दन पर एक किस करते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूँगा। आकृति उसके इस सडन किस से घबरा गई और उसने रेहान को दूर धकेलना चाहा, पर रेहान अचका मज ना हुआ। उसने आकृति को सीधा किया और उसको देखने लगा। आकृति ने जब देखा कि रेहान बड़े प्यार से उसे ही देख रहा है, आकृति उसके इस तरह देखने से शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कहा, रेहान प्लीज हटो ना। रेहान ने जब उसकी बात सुनी तो उससे आकृति पर और प्यार आ गया। उसने उसका माथा चूम लिया और कहा, हाय मेरा बच्चा। फिर रेहान ने धीरे धीरे करके उसके दोनों आंखें और दोनों गाल चूमे। रेहान के हर किस आकृति को एक अलग सा एहसास दिला रहे थे। रेहान ने कहा, आकृति पता है जब मैंने तुम्हें इतने सालों बाद पार्टी में देखा तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश था। जब मैं तुम्हारे पास आने को बढ़ा तो देखा तुम फोन में किसी से बात कर रही हो, और जब तुम अनजाने में मुझसे टकराई तो तुम्हारी खुशबू से मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर हाँ, मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा जुनून, सब तुम हो मेरा। तुम्हें अपने पास अपने करीब रखने के लिए मैं हद पार कर सकता हूँ। अगर पूरी जिंदगी भी मुझसे प्यार ना करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ रहना ही सब कुछ है। कुणाल की बात सुन आकृति को शौक लगा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि रेहान उसे इस हद तक प्यार करता है। हर लड़की ऐसा लड़का चाहेगी जो उसे प्यार करे। आकृति ने रेहान के दोनों गालों पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस किया और उसे गले से लगा लिया और धीरे से कहा, रेहान आई एम सॉरी, पर प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो खुद को रेडी होने का, और मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगी। रेहान ने उदासी से कहा, अरे यार ठीक है, इतना वेट किया, थोड़ा और सही। आकृति उससे अलग हुई और कहा, रेहान मुझे भूख लगी है, चलो नीचे चलते हैं। रेहान ने हमें गर्दन हिलाए और दोनों नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने पाया मयंक वहीं बैठा था। जब मयंक की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, ओह जीजू, आपने तो बहुत ही जल्दी दी को मना लिया, क्या बात है। उसकी बात सुन आकृति ने उसके सिर पर चपत लगाई और कहा, तुम्हारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ना कि हमारे ऊपर, समझा। मयंक ने जब सुना तो उसने एक नज़र रेहान को देखा जो उसकी इस हालत पर हंस रहा था। उसने अपनी गर्दन में हिला दी। फिर दोनों सब मिलकर खाना खाने लगे। दिल्ली में तभी पीछे से एक लड़का आया और बोला, अहाना लिसन प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो, तुम हर बार लड़ने के मूड में क्यों होती हो। अहाना ने जब पीछे देखा तो पाया अजय उसी को देख रहा था। अहाना ने कहा, देखो अजय, मैंने कहा ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ये गलत है। अजय ने जब अहाना की बात सुनी तो मुंह फुलाते हुए कहा, अरे मेरी माँ प्लीज मान जा, बस आज के लिए प्लीज। अहाना ने देखा कि अजय उससे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान ही जाती हूँ। फिर उसने कहा, चल ठीक है, मैं रेडी हूँ। अहाना की बात सुन अजय बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ रवि और विराट लिविंग रूम में बैठे थे। तभी रवि को कुछ याद आया और उसने विराट से कहा, हे विराट, क्या तुम आज फ्री हो।
विराट ने उसे देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, क्यों? वो आज मेरे एक दोस्त की पार्टी है, उसका प्रमोशन हुआ है और वो हम सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएगा। विराट ने सुना तो कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तेरे दोस्त की पार्टी में जाने के लिए, से डोंट फोर्स मी। विराट की बात सुन रवि का चेहरा लटक गया। फिर उसने विराट से कहा, विराट तू उस लड़की के लिए पूरा देवदास बन बैठा है, छोड़ दे उसे, अगर वो चाहती तो तुझसे दूर नहीं जाती मेरे भाई, तू अब खुद पर ध्यान दे। विराट ने जब रवि की बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उसने रवि की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कहा, वो मेरी सब कुछ है, समझा, और अगर तूने एक बार और मेरी आहाना के बारे में कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। रवि उसकी बात सुन इतना डर गया कि डर के मारे उसके पसीने छूट गए। रवि ने कहा, माफ कर दे भाई, अब कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज छोड़ दे यार। रवि की बात सुन विराट ने रवि को छोड़ा। फिर रवि ने एक गहरी सांस ली और भागकर अपने कमरे में चला गया। विराट ने अपना फोन निकाल और एक कॉल किया। सामने वाले ने 2 रिंग में ही कॉल उठा लिया। उसके कुछ भी कहने के पहले विराट ने कहा, क्या हुआ, पता लगाया तुमने कि दिल्ली में वो कहाँ रहती है? विराट की बात सुन सामने वाले इंसान ने कहा, बॉस हम शाम तक का वक्त दे, हम मेम को ढूंढ लेंगे। विराट ने ओह के कहा और फोन रख दिया। आकृति सुबह जब उठी तो उसने देखा कि रेहान उसके साथ नहीं सोया है। उसे आज हॉस्पिटल भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश हुई और नीचे आ गई। रेहान नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और साथ ही में अपनी ब्लैक कॉफी भी पी रहा था। वहीं मयंक भी था और वो अपना नाश्ता कर रहा था। आकृति वहां आई और दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और टेबल पर बैठ गई। रेहान ने जब आकृति को देखा तो उसने कहा, तुम इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आकृति ने नाश्ता करते करते कहा, वो आज से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, काफी छुट्टियां हो गई है। उसकी बात सुन मयंक और रेहान दोनों ही हैरान थे, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन नीचे कर नाश्ता करना स्टार्ट किया। नाश्ता करने के बाद आकृति जैसे ही बाहर आई उसे सामने ही रेहान दिखा जो उसने आने का इशारा कर रहा था। उसको देखा आकृति के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो जल्दी से गई और रेहान के साथ बैठ गई। उसके बैठते हैं रेहान ने ड्राइवर को चलन का इशारा किया और गाड़ी रोड पर दौड़ पड़ी। कार के अंदर आकृति अपना फोन चला रही थी, वहीं रेहान बस आकृति को ही देखे जा रहा था। आकृति कुछ ही पल में एहसास हुआ कि कोई उसे है घूर घूर के देख रहा है, इसलिए उसने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो सामने बैठे रेहान से उसकी नजरें जा मिली। उसने इशारे से रेहान से पूछा, क्या? रेहान ने उससे फोन लिया और साइड में रख दिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी इस हरकत को देख आकृति दंग थी। उसने रेहान को घूरा और उसे कहा, रेहान तुम पागल हो क्या, ये हमारे अलावा वो भी है। उसने ड्राइवर की ओर इशारा किया। जैसे ही रेहान ने ड्राइवर को देखा जो उसे है मिरर से देख रहा था, जैसे ही रेहान ने देखा तो ड्राइवर ने डरकर पार्टीशन लगा दिया जिससे पीछे का उसे कुछ ना दिख सके। रेहान ने आकृति को पार्टीशन की ओर इशारा किया और एक बार में ही उसे नीचे सुलाकर खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे बेतहाशा चूमने लगा। आकृति तो बस चुपचाप रेहान की ये हरकतें देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद रेहान ने आकृति को छोड़ दिया और उसे उठाकर वापस अपनी गोद में बिठा लिया और उसके कपड़े सही करने लगा। आकृति को इतनी शर्म आ रही थी कि क्या ही कहे। उसने अपना सिर रेहान के सीने से सटा लिया। रेहान ने भी उसे कस कर गले से लगा लिया। कुछ ही देर में आकृति का हॉस्पिटल आ गया और वो अंदर चली गई। आज वो काफी दिनों बाद आई थी, इस वजह से उसे थोड़ा अजीब लग था। जब वो हेड नर्स के पास गई तो शौक थी, क्योंकि हेड नर्स ने जैसे ही आकृति को देखा वो खड़ी हुई और कहा, हेलो माय चाइल्ड, आज से तुम्हारी ड्यूटी 2nd फ्लोर पर है। यहाँ जैसे ही आकृति गई उस हेड नर्स ने एक राहत की सांस ली और अपना फोन निकल एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग में सामने वाले पर्सन ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो। हेड नर्स ने अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, उन्हें यहाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उधर से एक कोल्ड आवाज आई, गुड जॉब, तुम्हारा इनाम तुम्हारे अकाउंट में थोड़ी ही देर में आ जाएगा।
इतना बोलकर रेहान ने फोन रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये रेहान ही था। वो आकृति को जरा भी परेशानी ने नहीं देख सकता था, इसलिए उसने वहाँ की हेड नर्स को कुछ पैसे देकर आकृति का ख्याल रखने बोला और साथ ही ये भी बोला कि आकृति को इस बात की भनक तक नहीं लगे। थोड़ी देर में उस नर्स को एक मैसेज आया, योर AC 6987 क्रेडिटेड बाय RS 10,00,00,10,00,00। इस मैसेज को पढ़ वो नर्स शॉक हो गई और फिर उसे याद आया कि ये अमाउंट उसे हर महीने मिलेगा। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इतना पैसा तो को पूरे साल भर में भी ना कमा पाती। दिल्ली में शाम का वक्त, रवि तैयार हुआ और बाहर जाने लगा। तभी उसकी नज़र विराट पर पड़ी। वो भी बाहर ही आ रहा था। रवि ने विराट को घूरा तो विराट ने कहा, चल ज्यादा नोट की मत कर, वो तो मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए तेरे साथ जा रहा हूँ। रवि ने विराट को गले लगाते हुए कहा, चल ठीक है चलते हैं, वैसे भी काफी लेट हो गए हैं। विराट ने अपनी गर्दन में हिला दी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। एक रूम में अहाना अजय से कहती है, अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। अजय उसकी बात सुन हल्के से चपत मारता है और कहता है, अहाना ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, और वैसे भैया तुम्हें कोई नहीं जानता तो बेफिक्र रहो। अजय अहाना को रिलैक्स करता है और खुद से कहता है, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा जान। पार्टी में सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। विराट और रवि शैंपेन पी रहे थे। तभी विराट की नज़र ऊपर से आती हुई लड़की पर पड़ी और वो शॉक हो गया। तभी वो दोनों नीचे आए और अजय ने कहा, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था, ये है मेरी होने वाली वाइफ और मैं बहुत जल्द ही इससे शादी भी करूंगा। तो आप सभी को मैंने अपने जॉब में सक्सेस और अपनी होने वाली वाइफ से मिलने बुलाया है। सो दोस्तों, ये है मेरी होने वाली वाइफ मिस अहाना सिंह। विराट अहाना को किसी और के साथ देख शौक था, उसे बार बार उस लड़के की आवाज आ रही थी, होने वाली वाइफ। तभी अजय सभी से अहाना को मिलान लगा। मिलात मिलाते वो रवि के पास आया और उसने अहाना को रवि से मिलात हुए कहा, तो अहाना ये है मेरा दोस्त, हम एक ही सेक्टर में काम करते हैं और इसका नाम रवि है। अहाना ने अभी तक विराट को नहीं देखा था, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए अजय के साथ थी। उसने अपनी नजरें उठाकर जैसे ही रवि को देखा, उसकी नज़र उसे गुस्से से देख रहे विराट पर गई। पर रवि को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने अहाना व विराट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब अहाना और विराट की नजरें मिली, उसे विराट का गुस्से वाला देख अब डर लगने लगा था। अहाना ने वहां से निकलना बेहतर समझा, इसलिए उसने अजय का हाथ पकड़ उसे दूसरी ओर ले गई। विराट ने जब अहाना को किसी लड़के का हाथ पकड़ते देखा तो उसका खून खोलने लगा और उसके हाथ में रखा जूस का ग्लास पर विराट की पकड़ कस गई, जिस वजह से वो ग्लास विराट के हाथ में ही चूर चूर हो गया। रवि अपने दोस्तों और कलीग से बात कर रहा था। जब अहाना ने देखा कि विराट के हाथ से खून बह रहा है और कांच का टूटा ग्लास अब भी उसके हाथ में है, अहाना काफी घबरा गई। वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर किसी का भी उस पर या विराट पर ध्यान नहीं था। अहाना विराट के पास आई और उसका दूसरा हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए एक रूम में ले गई। ये पार्टी होटल में थी और काफी लंबी चलने वाली थी, जिस वजह से अजय ने अहाना के लिए रूम बुक कर रखा था। अहाना तैयार भी वही हुई थी। अहाना ने जल्दी से विराट को उस रूम में ले गई और जल्दी से डोर बंद कर दिया। विराट अहाना की बस हरकतें देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर वो अहाना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो चुप था। अहाना ने विराट को काउच पर बिताया और फास्टेड बॉक्स ढूंढने लगी। कुछ ही समय में उसे फास्टेड बॉक्स मिल गया। वो बॉक्स लेकर विराट के पास आई और उसके सामने बैठ गई। उसने धीरे से विराट का हाथ अपने हाथों में लिया और वो धीरे धीरे कांच हटाने लगी। वो धीरे धीरे कांच निकाल रही थी जिससे विराट को दुखे ना, पर विराट उसने उफ भी नहीं की, क्योंकि आज पार्टी में जो हुआ, अहाना ने जो उसका दिल तोड़ा, उसका दर्द इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। विराट ने अहाना से कहा, अहाना वो लड़का कौन है और वो क्या बक रहा था?
अहाना ने विराट की बात सुनी और एक नज़र उसे देखा और वापस उसके कांच के टुकड़े निकलते हुए अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब हम शादी करने वाले हैं, तुमने सुना नहीं? अहाना की बात सुन विराट का गुस्सा जो अब तक दबा हुआ था वो अहाना की बात सुन किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। विराट ने अहाना के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ अपने करीब खींचा और कहा, अच्छा अगर तुम उससे शादी करना चाहती थी तो उस रात मेरे करीब क्यों आई? हाँ। विराट की बात सुन अहाना ने कहा, विराट प्लीज वो एक मिस्टेक। उसने बस इतना ही कहा था कि विराट ने उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो काफी फोर्सफुली अहाना को किस कर रहा था। इस किस में प्यार बिल्कुल नहीं था। अहाना विराट का गुस्सा देख डर गई थी। उसने विराट को रोकने तक की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वैसी ही रही। अहाना को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा जब लगभग 15 मिनट बाद विराट ने अहाना को छोड़ा। उसके छोड़ते ही अहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगी और घूर कर विराट को देखने लगी, पर विराट को उसके घूरने से कोई मतलब नहीं था। अहाना का ध्यान जब विराट की चोट पर पड़ा जहां से खून अब ज्यादा निकल रहा था, उसने जल्दी से विराट के हाथों से खून साफ किया और उस पर एंटीस्पेटिक लगाकर पट्टी बांध दी। उस पूरे टाइम विराट अहाना की आंखों में खुद के लिए फिक्र देख खुश था। पट्टी होने के बाद अहाना उठकर जैसे ही जाने को हुई, विराट ने उसे हाथ से पकड़ खुद के करीब किया और उससे कहा, देखो अहाना मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अहाना उसकी बात सुन अंदर तक डर जाती है। तभी कमरे में नोक होता है। बाहर अजय खड़ा था, वो अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि अहाना ने वो डोर लॉक कर दिया था। अजय बाहर से कहता है, अहाना क्यों हुआ, तुम्हें डोर खोलो। अजय की आवाज़ सुन अहाना डर जाती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजय और विराट का आमना सामना हो। अजय की आवाज़ से अहाना विराट की ओर देखती है जिसके फेस पर अब काफी गुस्सा आ गया था। अहाना कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही विराट कहता है, भूल जाओ मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारे बीच आया है और अगर तुमने ज्यादा फोर्स किया तो जानती हो ना मुझे। अहाना को समझ नहीं आ रहा था, एक तरफ खाए और दूसरी तरफ कुआं, वो क्या करे। अगर दरवाजा खोलेगी तो अजय विराट को देख क्या पता क्या करेगा और अगर नहीं खोला तो अजय परेशान होगा। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। रेहान आकृति को लेकर फार्म हाउस लेकर आया। ये फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर था, पर इस विला में हर चीज मैनेज की हुई थी। वहाँ 2 नौकर थे, एक सफाई के लिए और एक कुक वहीं उस फार्म हाउस को संभालने का भी काम करते थे। रेहान की कार फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी और फिर रेहान आकृति को अपनी गोद में लिए हुए फार्म हाउस के अंदर ले गया। आकृति के सिर पर बैंडेज अभी भी बंधी हुई थी और गोलियों के असर की वजह से वो अब भी बेहोश थी। अंदर आकर वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाकर उसने आकृति को बेड पर लेटा दिया, फिर को शावर लेने चला गया। कुछ ही देर में वो शावर लेकर बाहर आता है। रेहान आकर अपनी प्यारी वाइफ आकृति को देखता है जो नींद में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। रेहान की तो आंखें ही नहीं हट रही थी, भले ही उसके सिर पर पट्टी बंधी थी पर फिर भी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। रेहान आकृति के करीब गया और उसके फोर्ट पर किस किया, फिर कमरे से बाहर चला गया। रेहान नीचे आया और एक मेड को कॉफ़ी अपने स्टडी रूम में लाने को कहा और वो वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। रेहान आकृति के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि सारा काम निपटा ले जिससे कि को फ्री माइंड होकर आकृति के साथ वक्त बिता सके। रात के 2 बजे आकृति की नींद खुली और वो उठ गई। उठने के बाद वो बेड पर बैठ गई। उसकी नींद बीच रात में खुली थी और जैसे ही उसने अपने आसपास का बदला माहौल देखा वो शॉक हो गई।
आकृति को याद आया कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे अब डर लग रहा था। ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आई? रेहान कहाँ है? फिर उसने अपने सिर पर हाथ लगाया और ये पट्टी में कहाँ हूँ? आकृति वहां से खड़ी हुई और बाहर की ओर जाने लगी। उसने दीवार का सहारा लिया था क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं थी। वो कमरे के बाहर आई और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसे एक कमरे के अंदर से कीबोर्ड की आवाज आई, जैसे कोई लैपटॉप चला रहा हो। आकृति ने हल्के से अंदर झांका तो उसने रेहान को देखा जो अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। आकृति ने रेहान को देखकर एक राहत की सांस ली। फिर वो अंदर चली आई। अंदर आकर वो रेहान के गोद में बैठ गई। रेहान जो अब तक काम कर रहा था, उसने अपने गोद में आकृति को देख शॉक हो गया। आकृति ने रेहान के सीने से अपना सिर लगा लिया। उसे हमेशा रेहान के पास आकर एक अलग सा सुकून मिलता था। रेहान ने उसे इतने सुकून में देख उसे भी काफी खुशी हुई और उसने आकृति को ऐसे ही रहने दिया। ना जाने कब आकृति को नींद लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। उसके सोते ही रेहान ने देखा कि उसका सिर बार बार नीचे झुक रहा था, पर फिर भी वो रेहान से दूर नहीं हो रही थी। रेहान ने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और आकृति को अपनी गोद में लिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में ले जाकर उसने आकृति को बेड पर लेटा दिया और खुद भी लेट गया। कुछ देर आकृति को ऐसे ही देख उसको भी नींद लग गई। सुबह का समय। रेहान रात को लेट तक काम करता रहा, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली और आकृति का रात को बहुत सिर दुख रहा था, इसलिए वो भी नहीं उठी। सिंघानिया मेंशन में सांची इधर से उधर दौड़ रही थी और उसके पीछे 8 से 10 सर्वेंट दौड़ रही थी। वो सर्वेंट सांची को नाश्ता करवाना चाहती थी, पर सांची वो तो जमकर उन मैस को अपने पीछे दौड़ा रही थी। आदित्य ने जब ये शोर सुना तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये रोज का ही था। कुछ समय बाद आदित्य नीचे आया और डाइनिंग एरिया में बैठ गया। उसने सांची से कहा, आपने रात को कहा था ना कि आपको अपनी मॉम से मिलना है, तो जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आइए, नाश्ता कीजिए, फिर हम आपकी मम्मा से मिलने जाएंगे। सांची जो कब से मैस को अपने पीछे दौड़ा रही थी, वह अचानक रुक गई और वह आदित्य के और बड़ी और कहा, सच्ची डैड, क्या आप आज मुझे मॉम से मिलाओगे? सांची की बात सुन आदित्य ने अपना सिर हम हिलाया और उसका ध्यान नाश्ते की ओर किया। साथी ने जब आदित्य का इशारा देखा तो फटाफट अपना नाश्ता खत्म करने लगी। सभी मैच उसे देख हैरान थी क्योंकि वह कभी भी इतनी जल्दी किसी की बातें सुन नाश्ता नहीं करती थी। थोड़ी ही टाइम बाद नाश्ता खत्म हो गया और सांची ने अपने डैड से कहा, डैड बस 2 मिनट रुको, मैं अभी गई और अभी आई। आदित्य उसकी ऐसी हड़बड़ी देख बस मुस्कुरा दिया। तभी आदित्य की फोन पर एक कॉल आया। आदित्य जैसे ही कॉपी किया दूसरी ओर की बात सुन उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, इतना बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने एक मेड से कहा, जानकी जी मुझे अभी ऑफिस से कॉल आया है, मुझे अर्जेंट वहाँ जाना होगा। तो सांची जैसे नीचे आएगी उसे प्लीज़ आप समझा देना कि डैड को थोड़ा सा अर्जेंट काम आया था इसलिए जाना पड़ा, पर लंच टाइम में आऊँगा और उसे ले जाऊँगा। कुछ नहीं कहा और अपना सर हाँ में हिला दिया। आदित्य वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रेहान का विला। रेहान और आकृति की नींद दोपहर के 12 बजे खुली। जब रेहान की नींद खुली तो उसने देखा कि आकृति उसे हग कर सोई हुई है और वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। रेहान ने उसके फोरहेड पर किस किया और जैसे ही उठने को हुआ उसका पैर ब्लैंकेट में अड़ा और वो आकृति के ऊपर गिर गया। उसके गिरने से आकृति की नींद खुल गई। रेहान क्या कर रहे हो, मुझे लग गई ना? आकृति ने अधखुली आंखों से कहा और बेड पर उठकर बैठ गई। सॉरी बेबी, वो मेरा पैर फिसला और मैं गिर गया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना जान? आकृति ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चारों ओर देखने लगी क्योंकि उस फार्म हाउस में हर तरफ प्लांट थे जो फार्म हाउस की रौनक बढ़ा रहे थे। आकृति धीरे से उठी और बालकनी में गई। वहाँ का माहौल बहुत आकर्षक और सुंदर था। तभी रेहान भी आया और पीछे से आकर आकृति को अपने बाहों में ले लिया। आकृति ने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो भी इस लम्हे को जीना चाहती थी। वो सुबह भी कमाल की होती है, जहाँ हमें चाहने वाला हमें अपनी बाहों में समेट ले।
पर अभी हमारा ऐसा नसीब कहा, शायद हम सिंगल ही रहेंगे। चलिए कहानी पर आते हैं। रेहान ने आकृति के कंधे पर अपना सिर टिका दिया और फिर अपने दोनों हाथों को उसकी कमर पर एक तरह से रेहान ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ही भरा था। कुछ देर ऐसे ही बाहों में रहने के बाद आकृति को अपने सिर में दर्द होने लगा। अभी भी उसकी तबीयत उतनी भी अच्छी नहीं थी। आकृति ने अपना सिर को हाथ लगाया। क्या हुआ बेबी? रेहान के इतना पूछते ही आकृति ने धीरे से कहा, वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आकृति की बात सुन रेहान ने उसे अपनी ओर किया और उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटा दिया। फिर उसने आकृति की पट्टी खोली और चेक करने लगा। रेहान एक न्यूरोसर्जन था, इस वजह से उसे पता था कि क्या करना है। रेहान ने चेक किया, फिर आकृति को वापस पट्टी बांध दी। फिर उसने उसे कहा, बेबी अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए अभी थोड़ा दर्द होगा, मैं तुम्हें पेनकिलर दे दूंगा, फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। आकृति ने उसकी बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सिंघानिया मेंशन में सांची लिविंग रूम में बैठी थी। वो पूरी तरह से रेडी थी अपनी मोम से मिलने के लिए, क्योंकि मेड ने उसे बताया था कि उसके पापा को कुछ जरूरी काम आने की वजह से उन्हें ऑफिस जाना पड़ा। वही आदित्य सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठा था। उसका असिस्टेंट विनय ने डोर नॉक किया। कम इन, आदित्य ने अपने कोल्डोरा में कहा। विनय अंदर आया और उसने अपने बॉस को ग्रिट किया। बॉस, वो मिस्टर शर्मा ने डील के लिए हाँ कह दिया है और वो हमें ही डील देंगे। हाँ, मुझे पता था कि यही होगा। उन्हें कहना कि हम उन्हें अमेरिका वाले बिजनेस में फुल सपोर्ट करेंगे। कुछ ही दिनों में मैं इंडिया में भी नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाऊंगा। आदित्य की इस बात पर विनय ने कहा, बॉस वो। आदित्य ने कहा, पर क्या? वो यहाँ पर एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसके रहते हमें डील करने में परेशानी आ सकती है, क्योंकि पूरे भारत में उनकी बहुत सारी कंपनी, होटल और रेस्टोरेंट है। वहाँ के सीईओ ने अपना कब्जा लगभग पूरे भारत पर किया है। विनय की बात सुन आदित्य ने गुस्से में कहा, मिस्टर विनय कटियार, मैं तुम्हें सैलरी देता हूँ न कि कोई और, तो मेरे ख्याल अपने ही बॉस के सामने किसी और की तारीफ करना शायद तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा तुम्हारी जॉब को हो सकता है। आदित्य की बात सुन विनय की तो जैसे सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। उसने मक्खन लगाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बॉस, मुझे अपनी जॉब नहीं खोनी। इतनी अच्छे बॉस होकर मैं क्यों किसी और की तारीफ करो? आप तो इस बिजनेस इंडस्ट्री के किंग हो, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब मत निकालिए। और वैसे भी आप तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपना बिजनेस कर ही लेते हैं। जैसे आपने अपना बिजनेस किया और इतने सक्सेसफुल हुए, वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सभी बिजनेसमैन को पीछे छोड़ देंगे। विनय की चिकनी चुपड़ी बातें सुन आदित्य को अब गुस्सा आने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे मक्खन लगाए, इसलिए उसने अपने कोल्डोरा में कहा, जस्ट गेट लॉस्ट। आदित्य की बात सुन विनय का तो जैसे मुंह ही लटक गया। उसने बस हमें गर्दन हिलाए और केबिन से बाहर चला गया। वही केबिन के अंदर आदित्य को ध्यान आया कि उसे सांची को उसकी मॉम से भी मिलाने जाना है, पर तभी आदित्य का फोन रिंग हुआ। फोन उसके एक खबरी का था। आदित्य ने जब कॉल किया तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो बॉस, बात यह है वो कल रात ही उन्हें कोई यहाँ से डिस्चार्ज करके ले गया। हमने पता करने की कोशिश की पर हमें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि उनकी ज़्यादातर चीज़ें सीक्रेट ही रखी गई है। शायद जो उन्हें यहाँ से लेकर गए हैं वो कोई बड़े आदमी है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे पर हमें उस आदमी के बारे में कुछ नहीं मिला। आदित्य ने गुस्से में फ़ोन को दीवार से दे मारा और फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। चिल्लाते हुए कहा, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी अक्षरा को मुझसे दूर करने की? मैं उस इंसान को अब जीने नहीं दे सकता जिसने भी मेरी अक्षरा को मुझसे दूर करने की कोशिश की है। वह जो कोई भी है, पर वह ज़्यादा दिन तक मुझसे छुप नहीं सकता। मैं ज़मीन आसमान एक कर दूंगा और मेरी अच्छा को अपने पास लेकर ही आऊँगा। आखिर उसी की वजह से तो मैं इंडिया आया हूँ। फार्म हाउस में आकृति थोड़ी देर आराम करने के बाद अपनी तरफ से बेटर फील हो रहा था, इसलिए वह अपने बेड से खड़ी हुई और वॉशरूम में फ्रेश होकर वह रूम से बाहर आई। उसने देखा कि रेहान लिविंग रूम के सोफे में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा है।
आकृति ने आज काफी कैजुअल कपड़े पहने हुए थे, उसमें तो बस एक नॉर्मल सा ब्लैक कलर का टॉप और ब्लू कलर का जो पहना था। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था। वह नीचे आई और रेहान के पास बैठ गई। आकृति को देखा तो उसने अपना लैपटॉप साइड में रख दिया और आशिका के बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गालों को हल्के से छुआ और बड़े प्यार से कहा, बेबी कैसा फील हो रहा है, सिर में दर्द तो नहीं है ना? आकृति ने अपनी गर्दन ना मिला दे फिर उसने कहा, क्या तुम्हें कॉफी पीना है? आकृति की बात सुन रेहान ने कहा, हाँ मुझे कॉफी तो पीना है पर मैं बना लाता हूँ। आकृति हल्के से मुस्कुराई और अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कुणाल उठा और किचन की ओर बढ़ गया। उसने आकृति और खुद के लिए कॉफी बनाई और हॉल में आकर कॉफी का एक मग आकृति की ओर बढ़ाया। आकृति हल्के से मुस्कुराई और कॉफी का मग लेकर पीने लगी। तभी जैसे उसे कुछ याद आया और उसने कहा, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसकी बात सुन रेहान को याद आया तो उसने कहा, वो एक्सीडेंट में तुम्हारा फ़ोन टूट गया था, तो जब हम घर जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन ला दूंगा, तब तक तुम ये लो अपना फ़ोन। आकृति की ओर बढ़ाया। आकृति ने फ़ोन लिया और सबसे पहले अहाना को फ़ोन किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। फिर उसने रेहान से कहा, रेहान वो अहाना उसका कॉल आया था कल रात को, उसने कहा था को वो किसी परेशानी में है और अब मैं कॉल कर रही हूँ तो फ़ोन लग नहीं रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आकृति को घबराते देख रेहान ने कहा, डोंट वरी मैं अभी किसी को भेजता हूँ। उसकी बात पर आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में मिलाई और कहा, समीरा पहुँच गई ना? उसकी बात सुन रेहान ने कहा, उसका मुझे रात में ही कॉल आ गया था, वो पहुंच गई है, अभी वहाँ रात होगी तो उसे जैसे ही टाइम मिलेगा वो तुम्हें कॉल कर लेगी। आकृति उसकी बात सुन रिलैक्स हुई और कॉफ़ी पीने लगी। वही होटल रूम के एक कमरे में एक लड़का और लड़की एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। उन्होंने एक भी कपड़ा नहीं पहना था। तभी उस लड़की की आंख खुली, उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। उसने जब अपना सिर उठाकर उस लड़के का चेहरा देखा तो वो शॉक हो गई और उसने खुद से कहा, व्हाट द हेल विराट, वो यहाँ कैसे? ओह गॉड, अब क्या करूं? मेरी तो लाइफ ही बर्बाद हो गई। फिर उसने कुछ सोचा कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। फ्लैशबैक, रात को जब अहाना एक पब में बैठी थी तभी वहां पर 4 से 5 लड़के आकर उसके पास बैठ गए और उससे जबरदस्ती फ्लर्ट करने लगा। अहाना ने उन सभी को इग्नोर किया और वो वहां से वॉशरूम और गई पर उन लड़कों ने अहाना का पीछा नहीं छोड़ा। उसमें से एक लड़का बोला, सुन पार्किंग से गाड़ी निकाल, हम इसे लेकर आते हैं। उसकी बात अहाना ने सुन ली थी और अब उसे बहुत डर लगने लगा था। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और आकृति को कॉल कर दिया। आकृति को कॉल करके उसने काफ़ी वेट किया पर आकृति नहीं आई। फिर जब उसने वापस कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा। उसे अब बहुत डर लग रहा था। उसने अपनी लिस्ट चेक की पर उसे कोई ऐसा पार्सल नहीं मिला। फिर अचानक उसकी नज़र विराट नाम पर पड़ी। उसने बगैर कुछ सोचे समझे विराट को कॉल कर लिया। विराट अभी भी बाहर ही था तभी उसका फ़ोन रिंग किया और उसने जब किसका कॉल आ रहा है ये चेक किया तो उसे काफ़ी शॉक लगा, जिस वजह से कुछ सेकंड तो ब्लैंक हो गया। पर कुछ टाइम बाद उसने कॉल पिक किया। विराट ने कहा, हेलो। अहाना की उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, हेलो विराट, मैं अहाना हूँ, मैं यहाँ फीनिक्स पब में फंस गई हूँ, कुछ लड़के मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ सेव मी। अहाना ने कहा और कॉल कट कर दिया। वहीं विराट ने जल्दी से अपनी कार फीनिक्स पब की ओर घुमा दी। वो लड़के अभी भी वॉशरूम का डोर खटखटा रहे थे और फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अहाना को पकड़ कर ले जाने लगे। उसमें से एक लड़के ने कहा, भाई अगर ये ऐसे ही चिल्लाते रही तो लोग को शक हो जाएगा। उसकी बात सुन जिस लड़के ने अहाना का हाथ पकड़ा हुआ था उसने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकला और अहाना को लगा दिया। फिर उस लड़के ने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये कहीं नहीं जाएगी बल्कि अब ये खुद हमारे पास आएगी। कुछ ही देर में नशे का असर होने लगा और अहाना नशे में थी पर फिर भी खुद को कंट्रोल कर वो उनसे दूर जाने लगी। प्रेजेंट में उसके बाद क्या हुआ ये अहाना को याद नहीं, ये तो हम बस विराट ही बता सकते हैं। अब आगे। अहाना ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, ओ गॉड, कहाँ फंस गई, ये उठे उससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा।
अहाना ने जल्दी से बेड से खड़े होकर अपने बैग समेटे। उसको बहुत दर्द हो रहा था पर उसने हिम्मत की क्योंकि वो विराट को फेस नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो उस विला के बाहर थी। वो जल्द से जल्द घर गई और वहां से अपना सारा सामान पैक करके दिल्ली के लिए निकल गई। वैसे तो उसे 1 वीक बाद ज्वाइन करना था पर उसने आज ही जाने के फैसला किया। कुछ घंटे बाद विराट की आंख खुली क्योंकि कोई उसको बार बार कॉल कर रहा था। ये उसके असिस्टेंट का कॉल था। उसने कॉल उठाया। हेलो सर, आपको जल्द से जल्द जाना होगा क्योंकि वहाँ आपको एक केस लड़ना है जो कि परसों है। ठीक है, इतना कहकर विराट फोन कट कर देता है। वो बेड से टेक लगाकर बैठा था तभी उसकी नज़र अपने शरीर पर जाती है जहाँ पर जगह जगह काफ़ी सारे काटने के निशान थे, जिसे देख विराट के फेस पर ना ब्याह करने वाली खुशी थी। जब उसने अपने साइड देखा तो पाया कोई नहीं था। उसे एक धक्का लगा। फिर विराट खड़ा हुआ और वॉशरूम का डोर नॉक किया, पर नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। उसने देखा कि अंदर कोई नहीं था। अब विराट को गुस्सा आ रहा था। डैम इट, ये गई कहाँ। विराट ने अपना फ़ोन निकाल और अपने एक खबरी को कॉल किया और कहा, एक लड़की है, उसका नाम है अहाना सिंह, उसका फ़ोटो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, पता करो कि वो कहाँ है। इतना कहकर विराट फ़ोन रख देता है और खुद से ही कहता है, स्कूल से तुम्हें चाहता था अहाना, पर कभी कह नहीं पाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी दोस्ती टूटे। फिर आकृति और रेहान अलग हुए और हम भी, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं, पर हाँ ये सच है कि अब तुम चाहो या ना चाहो पर अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। फिर उसे याद आता है कि रात को क्या हुआ था। फ्लैशबैक। रात को जब अहाना ने विराट को कॉल किया तो वो जल्दी से अहाना ने बताए गए फीनिक्स पब में गया। वो बाहर ही था कि उसने देखा कुछ लड़के छुपते छुपाते एक लड़की को उठाकर ले जा रहे हैं। वो पहचान सकता था कि को अहाना है। उसने अपने बॉडीगार्ड को इशारा दिया। बॉडीगार्ड ने उन लड़कों से अहाना को दूर किया। विराट ने अहाना को अपनी बाहों में उठाया और अपने बॉडीगार्ड को उन लड़कों को पीटकर वहीं छोड़ने का ऑर्डर दिया। फिर को अहाना को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया और कार चालू की। अहाना अब भी नशे में बेहोश थी। विराट उसे उसके घर भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने अहाना को अपने घर ले जाने का सोचा और वो अहाना को अपने विला ले आया। विराट के मोम एंड डैड अमेरिका में रहते थे। उनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस था जिसका अकेला वारिस विराट था, पर विराट लॉयर बनना चाहता था जिस वजह से वो इंडिया आया था। वो बचपन से ही इंडिया में रहता था, बस कभी कभी अमेरिका चले जाता था। ये बात सिर्फ रेहान को पता थी कि विराट कौन है। विराट अहाना को अपने बेडरूम में ले गया। फिर उसने अहाना को बेड पर लेटाया। बेड पे लेटते ही अहाना को होश आ गया और वो उठकर अपने कपड़े निकलने लगी क्योंकि उसको बहुत गर्मी लग रही थी। विराट उसकी हरकतों से काफ़ी हद तक हैरान था क्योंकि विराट जहाँ तक जानता था अहाना ऐसी लड़की नहीं थी। विराट अहाना के पास गया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हो रहा है तुम्हें अहाना। अहाना ने विराट की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने कपड़े उतारने लगी और बार बार यही कह रही थी, गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत गर्मी है। विराट उसे रोकने के लिए उसके थोड़ा करीब आया, पर इस वजह से वो दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए थे, इतने कि उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल रही थी। अहाना को विराट की ठंडी बॉडी से काफ़ी राहत मिल रही थी, इसलिए वो विराट के करीब आकर उसके होठ पर किस करने लगी। उसकी इस हरकत पर विराट घबरा गया और उसे खुद से दूर कर दिया। हाँ, वो अहाना से प्यार करता था पर वो अपनी लिमिट जानता था। अहाना को विराट का दूर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने रोना शुरू कर दिया। विराट ने जब देखा कि अहाना रो रही है तो वो उसके करीब आकर बैठ गया। अहाना के आंसू पोंछते हुए बोला, अहाना अभी तुम होश में नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अहाना जो नशे में थी उसे इन बातों से कहा फर्क पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से विराट का चेहरा पकड़ा और कहा, प्लीज मेरी हेल्प करो। अहाना ने इतना कहकर विराट को किस करना शुरू कर दिया। लगभग कुछ मिनटों की किस के बाद अहाना ने विराट के शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिए। विराट बस अहाना की आंखों में देखा था, जहां पर उसे उसके लिए सिर्फ प्यार ही दिख रहा था। कितना तरसा था विराट अहाना के प्यार के लिए।
उसका इस तरह विराट के पास आना कहीं ना कहीं विराट को खुशी दिला रहा था। विराट ने सोचा और अहाना का हाथ रोककर कहा, अहाना जानता हूँ कि तुम होश में नहीं हो, बस एक बात समझ लो, अगर हमारे बीच इस रात कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फैसला तुम्हें करना है, वरना हमारे पास अभी भी टाइम है। अहाना भले ही नशे में थी, पर विराट की बात सुन एक पल को उसके हाथ विराट के शर्ट से दूर हो गए। फिर वो विराट के माथे को चूमकर बोली, मुझे आज के दिन का कभी भी अफसोस नहीं होगा। और फिर वो विराट के शर्ट के बटन खोलने लगी। वैसे तो अब तक शर्ट खुल जाने चाहिए थी, पर अहाना नशे में होने की वजह से वो खोल नहीं पा रही थी। ये देख विराट हल्का सा मुस्कुराया और वो खुद अपनी शर्ट के बटन खोल अहाना को किस करने लगा। कुछ ही समय बाद दोनों के कपड़े बेड से नीचे थे और दोनों ही अपने प्यार में मग्न थे। रात के 3 बजे दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में सो गए। फ्लैशबैक खत्म। प्रेजेंट में रेहान को ऑफिस में एजेंट काम आने की वजह से दोनों को ही जाना पड़ा। रेहान ने आकृति को अपने विला छोड़ा और सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं आकृति घर आई और फिर थोड़ी देर आराम करके उसने सोचा क्यों ना शॉपिंग पर जाए, इसलिए उसने रेहान को कॉल किया। रेहान इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा था और ये मीटिंग अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस कर रही थी। तभी रेहान का फोन वाइब्रेंट हुआ। रेहान ने जब कॉलर आईडी पर नाम देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई, जिसे देख सभी मीटिंग मेंबर शॉक थे। पर राघव एक बात तो अच्छे से समझ गया कि जिस किसी का भी कॉल है वो सर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जान नाम देख के रेहान ने तुरंत कॉल उठाया और कहा, हेलो। जैसे ही रेहान ने कहा आकृति की प्यारी आवाज आई, हेलो रेहान, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? रेहान ने सुना तो तुरंत ही कहा, नहीं बेबी, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्या काम था? रेहान की बात सुन आकृति तो खुश हो गई, पर मीटिंग रूम में बैठा हर इंसान हैरान था, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिला तो शायद उनकी कंपनी को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता था। आकृति ने कहा, वो मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ। रेहान ने जब सुना तो उसने कहा, पर क्यों, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अगर कुछ भी चाहिए तो बता दो, मैं मैग्स से बोल दूंगा। आकृति ने जब कुणाल की बात सुनी तो उसने कहा, नहीं रेहान, मैं घर में बोर हो रही हूँ और तुमने ही तो मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी का बोल दिया है। अब मैं घर में बोर हो रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो जाऊंगी। आखिरी वाली लाइन में रेहान ने आकृति का गुस्सा भाप लिया तो उसने कहा, ओक बेबी तुम जाओ, पर अपने साथ किसी मैड को ले जाना और हाँ, 2 बॉडीगार्ड भी जाएंगे। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वरना तुम बाहर नहीं जा सकती। आकृति ने जब रेहान की बात सुनी तो वो समझ गई उसके है शब्द में धमकी लग रही है, इसलिए उसने फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ओक फाइन, मैं ले जा रही हूँ। रेहान ने जब सुना तो उसके फेस पर स्माइल आ गई और उसने कहा, गुड गर्ल, चलो बाय, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ। आकृति ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और बाय बोल के तैयार होने चले गई। वहीं मीटिंग रूम में जैसे ही रेहान ने फोन रखा, उसने सबकी बगैर देखे कहा, हाँ तो हम ऐसा क्या प्रेजेंट करें कि ये डील हमें मिले? एनी सजेशन? सभी लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि रेहान वापस वही टॉपिक पर इतना जल्दी आ जाएगा। जब रेहान ने किसी को ना बोलते देखा तो अपनी नज़र ऊपर कर सबको देखने लगा और फिर सभी लोगों को रिलीज हुआ। मीटिंग वापस स्टार्ट हो गई। वहीं मॉल में आकृति एक मेड के साथ मॉल में कपड़े देख रही थी। उसने रेहान और मयंक के लिए कुछ कपड़े लिए, फिर वो और भी जगह देखने लगी। वहीं दूसरी ओर ऐसी मॉल के दूसरे कोने में सांची अपने पापा आदित्य के साथ आई थी शॉपिंग करने। आदित्य को एक एजेंट कॉल आ गया, जिस वजह से वो कॉल अटेंड करने चला गया। उसी बात का फायदा उठाकर सांची वहां से भाग गई। वो अब मॉल में इधर उधर घूम रही थी। मॉल बहुत बड़ा था और हर सामान मिलता था। वहीं को एक डॉल पसंद आ गई, जिसे लेने के लिए वो उस ओर बढ़ी। वहीं उसी मॉल में एक बाइक का शोरूम भी था। एक आदमी अपने कस्टमर को बाइक के बारे में बता रहा था। वो आदमी ने एक चक्कर लगाने का सोचा, क्योंकि वहां उन्होंने इस तरह जगह बनाई थी कि अगर कोई गाड़ी चलाना भी चाहे तो वो आराम से चला सकता था।
उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ देर तो गाड़ी नॉर्मल चली, पर जब उस आदमी ने ब्रेक लगाने चाहे तो ब्रेक लग ही नहीं रहे थे। गाड़ी करीबन 600 की स्पीड से चल रही थी। चलाने वाला भी अब बहुत घबरा गया था और वो जोर जोर से चिल्लाकर सबको साइड होने को कह रहा था। आदित्य जो फोन पर बात कर रहा था, उसे लोगों के चिल्लाने को आवाज आई, जिस वजह से उसने पीछे मुड़ा तो वो घबरा गया। वो मॉल के दूसरे कोना पर था और गाड़ी दूसरे। उसने देखा कि सांची किसी चीज को देख उस ओर जा रही है और उसका जरा भी ध्यान नहीं है को एक गाड़ी उसी की ओर आ रही है। आदित्य जोर जोर से चिल्लाकर सांची को बुला रहा था, पर सांची को तो बस वो डोल ही दिख रही थी। आदित्य उस ओर भागा। वो गाड़ी सांची के करीब पहुंच गई थी। वो टक्कर मारती उससे पहले ही किसी ने सांची को अपनी ओर खींचा, पर इस तरह खींचने से दोनों नीचे गिर गए। गिरते वक्त उस लड़की ने सांची को अपने सीने से लगा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उस मासूम सी बच्ची को चोट लगे। पर इस तरह गिरने से आकृति के सिर में चोट लग गई और उसके सिर से खून निकलने लगा। आदित्य भी अब तक वहां पहुंच गया था और वो गाड़ी किसी चीज से टकरा गई और जो गाड़ी चला रहा था उसे भी चोट आई थी, इसलिए उसे दवाखाने ले जाया गया। आदित्य जब आया तो उसने देखा कि एक लड़की ने उसकी बेटी सांची को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा है और सांची भी उसके गले लगने से काफी सुकून महसूस कर रही है, जैसे हर बेटी को होता है अपनी मोम की बाहों में। आदित्य ने सांची को उठाया और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो शॉक हो गया। उसके मुंह से एकाएक निकला, अक्षरा। आकृति के सिर से खून निकल रहा था। ये देख मेड और बॉडीगार्ड आए और मेड ने आकृति से कहा, मैम आप ठीक तो है ना, मुझे माफ कीजिएगा, मैं वॉशरूम गई थी। आकृति ने उसे शांत रहने को कहा। तभी दो बॉडीगार्ड ने आकृति को घेरा और उसमें से एक ने कहा, मैम प्लीज आप घर चलिए, आपके सिर से खून निकल रहा है, अगर सर को पता लगा ना तो वो हमें जान से मार देंगे। आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और वो जैसे ही जाने को मुड़ी तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके इस तरह से हाथ पकड़ने से आकृति उसकी ओर पलटी और उसे देखने लगी। आदित्य ने आकृति का हाथ नहीं छोड़ा। ये देख आकृति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए उसने एक जोरदार तमाचा आदित्य के गाल पर दे मारा, जिसे देख सांची सहम गई। सांची को रोना आ गया और वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना देख आकृति ने उसे प्यार से कहा, बेबी आप क्यों रो रही हो? सांची ने कहा, मोम आपने डैड को क्यों मारा? आकृति ने जब उसकी मुंह से मोम सुना तो वो शॉक हो गई और आदित्य को देखने लगी। आदित्य ने वापस आकृति का हाथ पकड़ लिया और कहा, अक्षरा मैं कितने सालों से थे ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे और सांची को छोड़? आदित्य की बात सुन आकृति ने थोड़े गुस्से से कहा, हेलो मिस्टर, कौन है आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वैसे भी हम आपको नहीं जानते, हम तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आकृति की बात सुन आदित्य को शौक हुआ। उसने अब थोड़ा गुस्से से कहा, अक्षरा प्लीज मजाक बंद करो, तुम नहीं जानती पर तुम्हें मैंने हर जगह ढूंढा है और आज जब तुम मुझे मिली हो तो क्या बकवास किए जा रही हो? आकृति को अब गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में कहा, देखिए मिस्टर, मेरा नाम अक्षरा नहीं है, मेरा नाम आकृति है। इनफैक्ट मैं आज पहली बार मिल रही हूँ आपसे। मैंने इंसानियत के खातिर आपकी बेटी को बचाया है। आकृति की नज़र जब सांची पर जाती है तो वो शौक हो जाती है, क्योंकि सांची बिल्कुल आकृति की तरह दिखती है। आकृति बचपन में सेम ऐसी ही दिखती थी। आदित्य जब देखता है कि आकृति सांची को देख रही है तो उसे खुशी होती है, क्योंकि वो जानता है कि सांची बिल्कुल अक्षरा जैसी ही दिखती है। अक्षरा देखो हमारी बेटी सांची, इसे तो तुम जुटला नहीं सकती ना। आकृति को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में विराट दिल्ली आ गया था और वो रिजॉर्ट में नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त के अपार्टमेंट में चला गया था। विराट जब अपार्टमेंट पहुंचा तो उसे उसका दोस्त रवि मिल गया। रवि बैंक में जॉब करता था, वो ज्यादा अमीर नहीं था। रवि ने कहा, और भाई कैसा रहा मुंबई से दिल्ली का सफर? रवि किन बात सुन विराट ने कहा, मत पूछ, ऊपर से ये गर्मी और दिल्ली का ट्रैफिक।
रवि ने जब सुना तो हंसने लगा और बोला, भाई हम दिल्ली वालों को ये सब की आदत है, पर कोई ने तुझे कहा यहाँ साल भर रहना है। रवि की बात सुन विराट ने कुछ नहीं कहा और वो बालकनी में जाकर झूले पर बैठ गया और आसमान देखने लगा। रवि ने उसे देखा पर कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में चला गया। तभी विराट को पड़ोस वाली बालकनी से किसी के लड़ने को आवाज आई। उसने ठीक से आवाज नहीं सुनी पर उसे एक अलग सा एहसास हुआ, जैसे वो अहाना के करीब हो। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन निकाला और अपने खबरी को कॉल किया। कॉल उठाते ही खबरी ने बात जारी की, हेलो बॉस, मैंने पता किया मेम के बारे में, उनकी कंपनी ने उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। वैसे उन्हें जाना तो एक हफ्ते बाद था, पर को तो कल ही दिल्ली चली गई। मैं जल्द से जल्द उनका दिल्ली का एड्रेस निकलने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुन विराट ने बगैर कुछ बोले कॉल कट कर दिया। फिर विराट ने खुद से कहा, जितना भागना है भाग लो अहाना सिंह, पर जिस दिन तुम मिली उस दिन के बाद तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना बोल विराट बालकनी से उठकर अपने रूम में चला गया। तभी दूसरी बालकनी से एक लड़की बाहर आई। उसने ब्लू कलर का शर्ट पहना था जो उसके घुटने से ऊपर था और उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। तभी पीछे से एक लड़का आया और बोला, अहाना लिसन प्लीज यार, मेरी बात तो सुनो, तुम हर बार लड़ने के मूड में क्यों होती हो? जी हाँ दोस्तों, ये वही अहाना सिंह है जिसे विराट पगलों की तरह ढूंढ रहा है। और ये लड़का कौन है ये हम बाद में कहानी में पढ़ेंगे, वरना अभी बता दिया तो कहानी में मज़ा कैसे आएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आकृति अब भी घूर के आदित्य को देख रही थी। आदित्य को आकृति का ऐसा देखना काफी अलग महसूस कर रहा था। आकृति बार बार कभी सांची को देखती कभी खुद को, पर वहां खड़े बॉडीगार्ड ने आदित्य से कहा, देखिए सर, ये आपकी अक्षरा नहीं हमारी मेम आकृति है। और अगर उसने इतना ही कहा था कि उन दोनों बॉडीगार्ड को आदित्य के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और उनके ऊपर गन तान दी। ये देख आकृति डर गई। आदित्य ने कहा, अक्षरा घर चलो, घर चलकर बात करते हैं। आकृति पीछे होने लगी और बार बार अपनी गर्दन ना में हिलाने लगी। आकृति को ऐसा करता देख आदित्य को बहुत गुस्सा आया और उसने आकृति का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। तभी आकृति का दूसरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। जब आदित्य ने देखा कि आकृति उसके खींचे जाने पर भी नहीं चल रही तो उसने पीछे मुड़कर देखा। वही आकृति ने भी जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शॉक हो गई और उसने कहा, तुम? आदित्य ने जब उस शख्स का चेहरा देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। रेहान ने जल्दी से आकृति को अपने करीब खींचा और आदित्य के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। वहीं आकृति, जो काफी टाइम से आदित्य की बकवास सुन रही थी, उसे अब थोड़ी हिम्मत मिली। उसने रेहान से कहा, रेहान, मैंने इसकी बच्ची की जान बचाई और ये मुझे ना जाने कब से अक्षरा बोल रहा है, बताओ इसे कि मैं कौन हूँ। रेहान ने आकृति की पूरी बात सुनी, फिर आदित्य को घूरा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी? वो रुका। उसने आसपास देखा तो पाया यहाँ काफी लोग थे। फ्रंट को अक्षरा कहने की ये अक्षरा नहीं आकृति है। आदित्य ने जब रेहान के मुंह से बहन सुना तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ और उसने कहा, देखिए मिस्टर आहूजा, मेरी अक्षरा है, समझे आप? रेहान ने जब सुना कि उसने क्या कहा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने आदित्य की कॉलर पकड़ के एक घुसा मार दिया। तभी आकृति उन दोनों के बीच में आई और रेहान को ना में गर्दन हिलाई और उसने आदित्य के पास खड़ी बच्ची को दिखाया। रेहान ने उस ओर देखा और एक ठंडी सांस छोड़ी और आकृति का हाथ थामे कहा, मेरी आकृति से दूर रहना, वरना अमेरिका जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। भले ही रेहान ने ये बात ठंडे लहजे में बोली थी, पर उसके हर वर्ड में धमकी साफ साफ महसूस हो रही थी, जिसे सुन एक पल के लिए आदित्य भी डर गया और उसने कुछ नहीं कहा। रेहान ने जैसे ही बात खत्म की उसने आशिका का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर चला गया। बाहर कर में आकर उसने आकृति को फ्रंट सीट पर बैठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आकृति को रेहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चुपचाप सीट बेल्ट लगाया और बैठ गया।
वहीं रेहान ने जब आकृति का गुस्से वाला चेहरा देखा तो उसे समझ नहीं आया, क्योंकि गुस्सा तो उसे होना चाहिए था। रेहान ने कहा, अब तुम क्यों मुंह फुला कर बैठी हो? आकृति ने जैसे ही सुना उसका गुस्सा रेहान पर बरस पड़ा। तुम रेहान, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी वाइफ को कोई फ्रेंड कहता है, वो भी उस टाइम जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? वैसे तो हर वक्त हस्बैंड वाइफ करते रहते हो और आज फ्रेंड। आकृति ने मुंह फेरा और कहा, फ्रेंड अब बताती हूँ। रेहान उसकी बात सुन शौक था। क्या ये वही नहीं थी जिसने कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए? अब ये लड़ क्यों रही है? पूरे रास्ते आकृति मुंह फुलाए रही और रेहान से बात नहीं की। जब कार रेहान के विला के पास रुकी तो आकृति जल्दी से कार से उतरी और अंदर की ओर चली गई। रेहान उसकी इस हरकत से शौक था और वो भी आकृति के पीछे पीछे चल पड़ा। आकृति जब अंदर आई तो सामने उसे मयंक दिखा और उसने आकृति से कहा, अरे अरे दी, कहाँ से आ रही हो इतना गुस्साकर, और जीजू कहाँ है? तभी रेहान आए और कहा, मयंक मैं यहाँ पर हूँ, कुछ काम था तुझे? मयंक कुछ बोल पाता आकृति ने अपना बैग सोफे पर पटक दिया और अपने रूम की ओर जाकर अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर दिया, जिसकी आवाज रेहान और मयंक दोनों को आई। मयंक ने कहा, क्या हुआ जीजू दी, इतने गुस्से में तो कभी नहीं रहती, कहीं आपको किसी के साथ देखकर जल भून तो नहीं गई ना? रेहान ने लाचारी से गर्दन ना में हिला दी और अपने मन में कहा, रेहान बेटा आज तो लगता है बवंडर आएगा और आंधी तूफान भी ये मुझे कमरे में सोने देगी भी या नहीं। वहीं मयंक रेहान की हालत देख मन ही मन ठहाके मार के हंस रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था रेहान की हालत पर। वहीं रेहान अभी भी सोच में डूबा हुआ था। मयंक रेहान के पास आया और कहा, जीजू एक तो दी को गुस्सा आता नहीं और अगर आ जाए तो वो जल्दी मानती नहीं, क्या कर दिया आपने ऐसा? रेहान ने मयंक को घूरा और कहा, तुम्हें अब पढ़ाई नहीं करनी, चुपचाप अपने रूम में जाओ। रेहान की बात सुन मयंक ने अपने दांत दिखाकर रूम में चला गया। उसके जाते ही रेहान अपने रूम की ओर बढ़ा और उसने दरवाजा नॉक किया, पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि अंदर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आकृति बेबी प्लीज दरवाजा खोलो ना। रेहान की बात सुन आकृति ने गुस्से से कहा, रेहान ज्यादा बेबी बेबी मत करो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो मेरे कमरे में क्यों आ रहे हो? दफा हो जाओ, समझे? आकृति का गुस्सा देख रेहान को अब समझने में देर नहीं लगी कि आकृति गुस्सा है। उसने अपने मन में कहा, क्योंकि मैंने उस सब के सामने फ्रेंड कहा, इसका मतलब वो अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है। रेहान दौड़कर स्टडी रूम में गया और मास्टर की लेकर आया और डोर ओपन कर दिया। उसने बहुत धीरे से डोर ओपन किया। उसने देखा कि आकृति बेड पर उल्टी लेती है और कुशन उसने अपने पीछे के सिर से दोनों कानों को बंद कर रखा है, जिससे उसे रेहान की आवाज न आए। आकृति कुछ बोल रही थी। जब रेहान उसकी ओर बढ़ा तो उसने पाया आकृति खुद से ही बोल रही थी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो मुझे दूसरे के सामने दोस्त बोले, वैसे भी अब ने उससे प्यार नहीं करती ना, और मैंने ही कहा था कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, और अब मुझे उस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, आखिर क्यों? आकृति की बात सुन रेहान मन ही मन हंसा और फिर वो उसके ऊपर लेट गया। आकृति को अपने ऊपर भारीपन महसूस हुआ। तभी उसे रेहान की आवाज आई। रेहान ने उसे पीछे से ही कस के गले से लगा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, जान, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो इसलिए तुम्हें गुस्सा आ गया बेबी। आकृति ने मन में कहा, अरे इसने अब सुन लिया, क्या अब क्या करूं? जैसे ही रेहान ने आकृति को कुछ सोचते देखा तो वो समझ गया कि आकृति क्या सोच रही है। रेहान ने उसके बाल एक किनारे किए और उसकी गर्दन पर एक किस करते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करना है मैं करूँगा। आकृति उसके इस सडन किस से घबरा गई और उसने रेहान को दूर धकेलना चाहा, पर रेहान का मज ना हुआ। उसने आकृति को सीधा किया और उसको देखने लगा। आकृति ने जब देखा कि रेहान बड़े प्यार से उसे ही देख रहा है, आकृति उसके इस तरह देखने से शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कहा, रेहान प्लीज हटो ना।
रेहान ने जब उसकी बात सुनी तो उससे आकृति पर और प्यार आ गया। उसने उसका माथा चूम लिया और कहा, हाय मेरा बच्चा। फिर रेहान ने धीरे धीरे करके उसके दोनों आंखें और दोनों गाल चूमे। रेहान के हर किस आकृति को एक अलग सा एहसास दिला रहे थे। रेहान ने कहा, आकृति पता है जब मैंने तुम्हें इतने सालों बाद पार्टी में देखा तुम नहीं जानती कि मैं कितना खुश था। जब मैं तुम्हारे पास आने को बढ़ा तो देखा तुम फोन में किसी से बात कर रही हो और जब तुम अनजाने में मुझसे टकराई तो तुम्हारी खुशबू से मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुमसे कितना प्यार करता हूं, पर हाँ मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। मेरे लिए तुम मेरा सब कुछ हो, मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा जुनून, सब तुम हो मेरा। तुम्हें अपने पास अपने करीब रखने के लिए मैं हद पार कर सकता हूँ। अगर पूरी जिंदगी भी मुझसे प्यार ना करो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा साथ रहना ही सब कुछ है। कुणाल की बात सुन आकृति को शौक लगा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि रेहान उसे इस हद तक प्यार करता है। हर लड़की ऐसा लड़का चाहेगी जो उसे प्यार करे। आकृति ने रेहान के दोनों गालों पर हाथ रखा और उसके माथे पर किस किया और उसे गले से लगा लिया और धीरे से कहा, रेहान आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो खुद को रेडी होने का, और मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊंगी। रेहान ने उदासी से कहा, अरे यार ठीक है, इतना वेट किया, थोड़ा और सही। आकृति उससे अलग हुई और कहा, रेहान मुझे भूख लगी है, चलो नीचे चलते हैं। रेहान ने हाँ में गर्दन हिलाए और दोनों नीचे आ गए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने पाया मयंक वहीं बैठा था। जब मयंक की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा, ओह जीजू आपने तो बहुत ही जल्दी दी को मना लिया, क्या बात है। उसकी बात सुन आकृति ने उसके सिर पर चपत लगाई और कहा, तुम्हारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए ना कि हमारे ऊपर, समझा। मयंक ने जब सुना तो उसने एक नज़र रेहान को देखा जो उसकी इस हालत पर हंस रहा था। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, फिर दोनों सब मिलकर खाना खाने लगे। दिल्ली में तभी पीछे से एक लड़का आया और बोला, अहाना लिसन प्लीज़ यार मेरी बात तो सुनो, तुम हर बार लड़ने के मूड में क्यों होती हो। अहाना ने जब पीछे देखा तो पाया अजय उसी को देख रहा था। अहाना ने कहा, देखो अजय मैंने कहा ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ये गलत है। अजय ने जब अहाना की बात सुनी तो मुंह फुलाते हुए कहा, अरे मेरी माँ प्लीज़ मान जा, बस आज के लिए प्लीज़। अहाना ने देखा कि अजय उससे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा है तो मान ही जाती हूँ। फिर उसने कहा, चल ठीक है मैं रेडी हूँ। अहाना की बात सुन अजय बहुत खुश हुआ। दूसरी तरफ रवि और विराट लिविंग रूम में बैठे थे। तभी रवि को कुछ याद आया और उसने विराट से कहा, हे विराट क्या तुम आज फ्री हो। विराट ने उसे देखा और कुछ पल सोचने के बाद कहा, क्यों। वो आज मेरे एक दोस्त की पार्टी है, उसका प्रमोशन हुआ है और वो हम सभी को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएगा। विराट ने सुना तो कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तेरे दोस्त की पार्टी में जाने के लिए, से डोंट फोर्स मी। विराट की बात सुन रवि का चेहरा लटक गया। फिर उसने विराट से कहा, विराट तू उस लड़की के लिए पूरा देवदास बन बैठा है, छोड़ दे उसे, अगर वो चाहती तो तुझसे दूर नहीं जाती मेरे भाई, तू अब खुद पर ध्यान दे। विराट ने जब रवि की बात सुनी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उसने रवि की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कहा, वो मेरी सब कुछ है समझा, और अगर तूने एक बार और मेरी अहाना के बारे में कहा तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। रवि उसकी बात सुन इतना डर गया कि डर के मारे उसके पसीने छूट गए। रवि ने कहा, माफ कर दे भाई, अब कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज छोड़ दे यार। रवि की बात सुन विराट ने रवि को छोड़ा। फिर रवि ने एक गहरी सांस ली और भागकर अपने कमरे में चला गया। विराट ने अपना फोन निकाल और एक कॉल किया। सामने वाले ने 2 रिंग में ही कॉल उठा लिया। उसके कुछ भी कहने के पहले विराट ने कहा, क्या हुआ, पता लगाया तुमने कि दिल्ली में वो कहाँ रहती है। विराट की बात सुन सामने वाले इंसान ने कहा, बॉस हम शाम तक का वक्त दे, हम मेम को ढूंढ लेंगे। विराट ने ओह के कहा और फोन रख दिया। आकृति सुबह जब उठी तो उसने देखा कि रेहान उसके साथ नहीं सोया है। उसे आज हॉस्पिटल भी जाना था, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश हुई और नीचे आ गई।
रेहान नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और साथ ही में अपनी ब्लैक कॉफ़ी भी पी रहा था। वहीं मयंक भी था और वो अपना नाश्ता कर रहा था। आकृति वहां आई और दोनों को गुड मॉर्निंग विश किया और टेबल पर बैठ गई। रेहान ने जब आकृति को देखा तो उसने कहा, तुम इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आकृति ने नाश्ता करते करते कहा, वो आज से मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, काफ़ी छुट्टियां हो गई है। उसकी बात सुन मयंक और रेहान दोनों ही हैरान थे, पर दोनों ने कुछ नहीं कहा और अपनी गर्दन नीचे कर नाश्ता करना स्टार्ट किया। नाश्ता करने के बाद आकृति जैसे ही बाहर आई उसे सामने ही रेहान दिखा जो उसने आने का इशारा कर रहा था। उसको देखा आकृति के फेस पर एक स्माइल आ गई और वो जल्दी से गई और रेहान के साथ बैठ गई। उसके बैठते हैं रेहान ने ड्राइवर को चलन का इशारा किया और गाड़ी रोड पर दौड़ पड़ी। कार के अंदर आकृति अपना फोन चला रही थी, वहीं रेहान बस आकृति को ही देखे जा रहा था। आकृति कुछ ही पल में एहसास हुआ कि कोई उसे है घूर घूर के देख रहा है, इसलिए उसने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तो सामने बैठे रेहान से उसकी नजरें जा मिली। उसने इशारे से रेहान से पूछा, क्या? रेहान ने उससे फ़ोन लिया और साइड में रख दिया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी इस हरकत को देख आकृति दंग थी। उसने रेहान को घूरा और उसे कहा, रेहान तुम पागल हो क्या? ये हमारे अलावा वो भी है। उसने ड्राइवर की ओर इशारा किया। जैसे ही रेहान ने ड्राइवर को देखा जो उसे है मिरर से देख रहा था, जैसे ही रेहान ने देखा तो ड्राइवर ने डर कर पार्टीशन लगा दिया जिससे पीछे का उसे कुछ ना दिख सके। रेहान ने आकृति को पार्टीशन की ओर इशारा किया और एक बार में ही उसे नीचे सुलाकर खुद उसके ऊपर चढ़ के उसे बेतहाशा चूमने लगा। आकृति तो बस चुपचाप रेहान की ये हरकतें देख रही थी, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद रेहान ने आकृति को छोड़ दिया और उसे उठाकर वापस अपनी गोद में बिठा लिया और उसके कपड़े सही करने लगा। आकृति को इतनी शर्म आ रही थी कि क्या ही कहे। उसने अपना सिर रेहान के सीने से सटा लिया। रेहान ने भी उसे कस कर गले से लगा लिया। कुछ ही देर में आकृति का हॉस्पिटल आ गया और वो अंदर चली गई। आज वो काफ़ी दिनों बाद आई थी, इस वजह से उसे थोड़ा अजीब लग था। जब वो हेड नर्स के पास गई तो शौक थी, क्योंकि हेड नर्स ने जैसे ही आकृति को देखा वो खड़ी हुई और कहा, हेलो माय चाइल्ड, आज से तुम्हारी ड्यूटी सेकंड फ्लोर पर है। यहाँ जैसे ही आकृति गई उस हेड नर्स ने एक राहत की सांस ली और अपना फ़ोन निकल एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग में सामने वाले पर्सन ने कॉल पिक किया और कहा, हेलो। हेड नर्स ने अदब से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उन्हें यहाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उधर से एक कोल्ड आवाज आई, गुड जॉब, तुम्हारा इनाम तुम्हारे अकाउंट में थोड़ी ही देर में आ जाएगा। इतना बोलकर रेहान ने फ़ोन रख दिया। जी हाँ दोस्तों, ये रेहान ही था। वो आकृति को ज़रा भी परेशानी ने नहीं देख सकता था, इसलिए उसने वहाँ की हेड नर्स को कुछ पैसे देकर आकृति का ख्याल रखने बोला और साथ ही ये भी बोला कि आकृति को इस बात की भनक तक नहीं लगे। थोड़ी देर में उस नर्स को एक मैसेज आया, योर AC 6987 क्रेडिटेड बाय RS 10,00,00 10,00,00। इस मैसेज को पढ़ वो नर्स शॉक हो गई और फिर उसे याद आया कि ये अमाउंट उसे हर महीने मिलेगा। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि इतना पैसा तो को पूरे साल भर में भी ना कमा पाती। दिल्ली में शाम का वक्त, रवि तैयार हुआ और बाहर जाने लगा, तभी उसकी नज़र विराट पर पड़ी। वो भी बाहर ही आ रहा था। रवि ने विराट को घूरा तो विराट ने कहा, चल ज़्यादा नोट की मत कर, वो तो मेरा मूड ठीक नहीं है इसलिए तेरे साथ जा रहा हूँ। रवि ने विराट को गले लगाते हुए कहा, चल ठीक है चलते हैं, वैसे भी काफ़ी लेट हो गए हैं। विराट ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। एक रूम में अहाना अजय से कहती है, अजय मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। अजय उसकी बात सुन हल्के से चपत मारता है और कहता है, अहाना ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं हूं ना, और वैसे भैया तुम्हें कोई नहीं जानता तो बेफिक्र रहो। अजय अहाना को रिलैक्स करता है और खुद से कहता है, आज मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा जान। पार्टी में
सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। विराट और रवि शैंपेन पी रहे थे। तभी विराट की नज़र ऊपर से आती हुई लड़की पर पड़ी और वो शॉक हो गया। तभी वो दोनों नीचे आए और अजय ने कहा, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, ये है मेरी होने वाली वाइफ और मैं बहुत जल्द ही इससे शादी भी करूंगा। तो आप सभी को मैंने अपने जॉब में सक्सेस और अपनी होने वाली वाइफ से मिलने बुलाया है। सो दोस्तों, ये है मेरी होने वाली वाइफ मिस अहाना सिंह। विराट अहाना को किसी और के साथ देख शौक था, उसे बार बार उस लड़के की आवाज आ रही थी, होने वाली वाइफ। तभी अजय सभी से अहाना को मिलान लगा। मिलात मिलाते वो रवि के पास आया और उसने अहाना को रवि से मिलात हुए कहा, तो अहाना, ये है मेरा दोस्त, हम एक ही सेक्टर में काम करते हैं और इसका नाम रवि है। अहाना ने अभी तक विराट को नहीं देखा था, वो बस फॉर्मेलिटी के लिए अजय के साथ थी। उसने अपनी नजरें उठाकर जैसे ही रवि को देखा, उसकी नज़र उसे गुस्से से देख रहे विराट पर गई। पर रवि को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने अहाना व विराट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब अहाना और विराट की नजरें मिली, उसे विराट का गुस्से वाला देख अब डर लगने लगा था। अहाना ने वहां से निकलना बेहतर समझा, इसलिए उसने अजय का हाथ पकड़ उसे दूसरी ओर ले गई। विराट ने जब अहाना को किसी लड़के का हाथ पकड़ते देखा तो उसका खून खोलने लगा और उसके हाथ में रखा जूस का ग्लास पर विराट की पकड़ कस गई, जिस वजह से वो ग्लास विराट के हाथ में ही चूर चूर हो गया। रवि अपने दोस्तों और कलीग से बात कर रहा था। जब अहाना ने देखा कि विराट के हाथ से खून बह रहा है और कांच का टूटा ग्लास अब भी उसके हाथ में है, अहाना काफी घबरा गई। वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर किसी का भी उस पर या विराट पर ध्यान नहीं था। अहाना विराट के पास आई और उसका दूसरा हाथ पकड़ उसे लगभग खींचते हुए एक रूम में ले गई। ये पार्टी होटल में थी और काफी लंबी चलने वाली थी, जिस वजह से अजय ने अहाना के लिए रूम बुक कर रखा था। अहाना तैयार भी वही हुई थी। अहाना ने जल्दी से विराट को उस रूम में ले गई और जल्दी से डोर बंद कर दिया। विराट अहाना की बस हरकतें देख रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा था। गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, पर वो अहाना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो चुप था। अहाना ने विराट को काउच पर बिताया और फास्टेड बॉक्स ढूंढने लगी। कुछ ही समय में उसे फास्टेड बॉक्स मिल गया। वो बॉक्स लेकर विराट के पास आई और उसके सामने बैठ गई। उसने धीरे से विराट का हाथ अपने हाथों में लिया और वो धीरे धीरे कांच हटाने लगी। वो धीरे धीरे कांच निकाल रही थी जिससे विराट को दुखे ना, पर विराट उसने उफ भी नहीं की, क्योंकि आज पार्टी में जो हुआ, अहाना ने जो उसका दिल तोड़ा, उसका दर्द इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। विराट ने अहाना से कहा, अहाना, वो लड़का कौन है और वो क्या बक रहा था? अहाना ने विराट की बात सुनी और एक नज़र उसे देखा और वापस उसके कांच के टुकड़े निकलते हुए अनजान बनते हुए कहा, क्या मतलब, हम शादी करने वाले हैं, तुमने सुना नहीं? अहाना की बात सुन विराट का गुस्सा जो अब तक दबा हुआ था, वो अहाना की बात सुन किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। विराट ने अहाना के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ अपने करीब खींचा और कहा, अच्छा, अगर तुम उससे शादी करना चाहती थी तो उस रात मेरे करीब क्यों आई? हाँ। विराट की बात सुन अहाना ने कहा, विराट प्लीज, वो एक मिस्टेक। उसने बस इतना ही कहा था कि विराट ने उससे किस करना स्टार्ट कर दिया। वो काफी फोर्सफुली अहाना को किस कर रहा था। इस किस में प्यार बिल्कुल नहीं था। अहाना विराट का गुस्सा देख डर गई थी। उसने विराट को रोकने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे पता था कि उसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप वैसी ही रही। अहाना को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब लगभग 15 मिनट बाद विराट ने अहाना को छोड़ा, उसके छोड़ते ही अहाना लंबी लंबी सांसें लेने लगी और घूर कर विराट को देखने लगी, पर विराट को उसके घूरने से कोई मतलब नहीं था। अहाना का ध्यान जब विराट की चोट पर पड़ा, जहां से खून अब ज्यादा निकल रहा था, उसने जल्दी से विराट के हाथों से खून साफ किया और उस पर एंटीस्पेटिक लगाकर पट्टी बांध दी। उस पूरे टाइम विराट अहाना की आंखों में खुद के लिए फिक्र देख खुश था। पट्टी होने के बाद अहाना उठकर जैसे ही जाने को हुई, विराट ने उसे हाथ से पकड़ खुद के करीब किया और उससे कहा,
देखो अहाना, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। अहाना उसकी बात सुन अंदर तक डर जाती है। तभी कमरे में नोक होता है। बाहर अजय खड़ा था, वो अंदर नहीं आ पा रहा था क्योंकि अहाना ने वो डोर लॉक कर दिया था। अजय बाहर से कहता है, अहाना क्यों हुआ, तुम्हें डोर खोलो। अजय की आवाज़ सुन अहाना डर जाती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अजय और विराट का आमना सामना हो। अजय की आवाज़ से अहाना विराट की ओर देखती है, जिसके फेस पर अब काफ़ी गुस्सा आ गया था। अहाना कुछ बोलने को होती है उससे पहले ही विराट कहता है, भूल जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारे बीच आया है और अगर तुमने ज़्यादा फोर्स किया तो जानती हो ना मुझे। अहाना को समझ नहीं आ रहा था, एक तरफ खाए और दूसरी तरफ कुआं, वो क्या करे। अगर दरवाजा खोलेगी तो अजय विराट को देख क्या पता क्या करेगा, और अगर नहीं खोला तो अजय परेशान होगा। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.